आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते जिसे निमरा अहमद ने तहरीर किया है, इसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। मगर उस जंग और कैद ने उसे एक मुख्तलिफ इंसान बना दिया था। जहां एक तरफ अपने सर्विस रिकॉर्ड में रिलायबल अंडर टॉर्चर की डिग्री में आ गया था, वहां दूसरी तरफ एक बहुत कुछ उसका मर गया था। वो जो एक फैमिली बनाने की, एक हसीन लड़की से शादी करके अपने बच्चों की खुशियां देखने की ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश मर गई थी। वो दुनिया से बेएतबार हो चुका था। उसके अंदर इतनी तलखी बस चुकी थी कि अब एक फैमिली मैन नहीं रहा था। वो बस एक एजेंट था। यही इसकी जिंदगी, इसकी मोहब्बत, उसकी फैमिली थी। जब हुकूमत ने लाखों रुपया खर्च करके उसको मुल्क की खिदमत के काबिल बनाया था, तो बेहतर था कि वो यही काम करे। मामों से बुग़्ज़ व अनाद, इंतकाम लेने की ख्वाहिश, सब जेल ने निकल लिया था। अगर कुछ बचा था तो वही एक एहसास कमतरी जो मामों का सामना करने का सोचकर उसे हमेशा महसूस होता था, बस और कुछ नहीं। रिहाई के कुछ अरसे बाद वो मम्मी के पास तुर्की गया तो एक अच्छी खबर उसके मुंतज़िर थी। मम्मी ने अपनी जमा पूंजी मिलाकर जहांगीर वाला घर फिर से खरीद लिया था। दादा का बनाया घर है इनका अपना घर, मगर अब इसको इस घर ने बहुत ज्यादा खुशी नहीं दी। वो तो बस एक ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। करीबन 3 बरस कबल वो अपने तुर्क पस मंजर के बायस तुर्की भेजा गया। वहां वो 2 कवर्स के साथ रह रहा था। एक अपनी पाकिस्तानी शनाख्त जहां सिकंदर, दूसरी इंडियन शनाख्त अब्दुल रहमान पाशा। अपने काम के सिलसिले में आजकल वो इस्लामाबाद वापस आया हुआ था। मम्मी की मुसलसल जोर पर वो बिलाखिर मामू के घर जाने के मुतालिक सोच रहा था कि होटल में अपनी मनकूआ को इत्तफाकिया देख लेने के बाद इसका इरादा मजीद डामाडोल हो गया और बाद में भी वो शायद मामू से मिलने की कोशिश करता रहा, मगर वो लड़की इस्तांबुल आ रही थी। ये ख्याल इसे परेशान करने के लिए काफी था। इसे कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे वो इस लड़की को रोक पाए, मगर क्या, ये अभी उसे तय करना था। वो बेसन की टूटी पे झुका चेहरे पे पानी की छींटे डाल रहा था जब से यकीन हो गया कि वो मकरूह सूरत उसके दिल से हर निशान छोड़कर जा चुकी है। तो इसने चेहरा उठाकर बाथरूम के आईने में देखा। माथे पे सामने को गिरे एक गहरे भूले बाल और मुंह धुला धुलाया हो चुका था। इसने स्टैंड से लटका तौलिया उतारा और मुंह पर रगड़ता बाहर आया। लाल में टीवी चल रहा था, इसका लैपटॉप भी ऑन पड़ा था। सोफे पे बैठते हुए इसने तौलिया एक तरफ डाला, फिर लैपटॉप गोद में रखते हुए इसने मोबाइल निकाला। इसे मम्मी को फोन करना था। दूसरी जानिब घंटी जारी थी। वो मुंतजिर सा उसे सुनता गया। जहन के पर्दों पे आज के वाकयात फिर से चलने लगे थे। गुज़श्ता रात मामू के घर से निकलते हुए इसके जहन में एक लाया अमल तश्कील पा रहा था। जो आखिरी चीज अपनी मुश्किल में जिंदगी नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी के इस शहर में दूर आकर रहना था, जहां वो पहले एक मुकीम एजेंट की हैसियत से 2 जिंदगी गुजार रहा था। अब इसे किसी न किसी तरह इस लड़की को रोकना था। जब इसने किचन में सफेद फूल रखे थे तो इसके जहन में मुकम्मल लाया अमल नहीं था, मगर फिर भी वो जाते वक्त इसकी कार पे एक GPS ट्रेसर जस्पा कराया था। वहां खड़ी 2 गाड़ियों में से छुट्टी वाली यकीनन इसकी थी। वो इस लड़की पर नजर रखना चाहता था और आजकल उसके पास इतना ढेर सारा वक्त था कि वो इस पे नजर रख सके। पता नहीं क्यों जब भी वो इसके बारे में सोचता, उसको वो लड़की के नाम से ही सोचता। वो इसका नाम नहीं लिया करता था, कुछ था जो इसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अमेरिकी सिफारतखाने की सेकंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल इधर था। वो भारतीय निजात अमेरिकी शहरी थी। वो इसकी पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जहां की दिलचस्पी की बात यह थी कि इसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल में अमेरिकी सिफारतखाने में हो रही थी। अगर उस तक रसाई हासिल कर ले तो इस्तांबुल में इसके बहुत से काम आसान हो सकते। मसला बस इतना सा था कि वो इसकी कार तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ और सिर्फ किसी ख्वाजा सरा भिखारी के लिए खोलती थी, क्योंकि इसे ख्वाजा सरा की बद्दुआ से डर लगता था। गालिबन खानदानी वहम था जिसे वो ऑफिसर अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी खत्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ इसकी कार के इंतजार में इसे अब रोज शाम में ख्वाजा सरा का रूप धार कर इन रास्तों पर फिरना था जिससे वो गुजरती थी। किसी दूसरे के लिए शायद ये बहुत अजीब बात हो, मगर उसके लिए नहीं थी। इसके नजदीक ख्वाजा सरा बनना बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफेद ओवरऑल के बजाय ऑफ वाइट ओवरऑल पहनना। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती ना ही बुरी लगती। अपने करियर के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस्सी खत्म हो चुकी थी जो अजीब गरीब होने का एहसास दिलाती।
अपने जाती कामों के लिए अलबत्ता ऐसे हुलिये इसने कभी नहीं बदले थे, मगर अब इसकी जिंदगी जाती रही ही नहीं थी। अगर आज वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके इससे मिलने गया, तब भी इसके जहन में अपनी इसी जाली जिंदगी फिक्र थी जो वो इस्तांबुल में गुजार रहा था। वो आइसक्रीम पार्लर जहाँ वो इस लड़की की गाड़ी की मौजूदगी बाइस आया था, इस जगह से वो ज्यादा दूर न था जहाँ आजकल इसकी ड्यूटी थी। वहाँ ख्वाजा सरा अक्सर नजर आते थे। वो इसे अच्छी तरह मालूम था कि इनमें से शायद ही कोई असली ख्वाजा सरा हो, आधे प्रोफेशनल और बाकी आधे खुफिया वाले होते थे जो ऐसे रूप धार कर हसास जगहों की निगरानी किया करते थे। वो इस लड़की को तुर्की जाने से रोकना चाहता था और कल तक तो वो इससे मिलना भी नहीं चाहता था, मगर आज पता नहीं क्यों इसका दिल चाहा था कि वो इससे बात करे। वो इसे कभी नहीं पहचान सकती, इसे यकीन था। वो क्या, मम्मी भी उसे उस लिए भी नहीं पहचान सकती थी। उस रोज लड़की ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहन रखा था, बाल हस्बे मामूल खुले थे। वो स्लश पीते हुए सोच में गुम खालिबन शीशा बंद करना भूल गई थी। वो इसके शीशे पे झुका तो वो चौंक गई और फिर इसने इसके सफेद गुलाबी चेहरे को खौफजदा होते देखा। तमाम तर घबराहट के बावजूद उसने ठंडा ठार स्लश जहान के मुंह पे उलट दिया। तब वो पीछे हुआ था, इसे पीछे स्लश ने नहीं धकेला था, बल्कि इसकी जुर्रत पर वो हैरान हुआ था। गुज़श्ता रोज अगर इसे ऐसा लगा था कि वो कोई बहुत ही नाजुक सी लड़की है, तो ऐसा नहीं था। वो काफी पुरतमा तो एकदम से रद्द अमल जाहिर कर देने वाली लड़की थी। चलो, कोई तो बात अच्छी थी। वहां से सीधा अपने अपार्टमेंट आया था। भूलिया चीख करके मम्मी को फोन कर रहा था। मम्मी ने फोन उठाते ही सबसे पहले वही पूछा था जिसकी इसे तवक्का थी। तो मामू से मिलने गए थे? जी, मगर अभी मेरी सायमा भाभी से बात हुई है, उन्होंने तो नहीं बताया। वो हैरान हुई। आप 2 मिनट तसल्ली से मेरी बात सुनेंगी? पूरे 2 मिनट तसल्ली से इसकी बात सुन लेने के बाद मम्मी बोली थी, तुम आज चले जाओ, आज फुरकान भाई के घर रात का खाना है, सब इकट्ठे होंगे, तुम इनसे एक दफा मिल लो, फिर बाद में हया को एतबार में लेकर बता देना बात खत्म हुई। इसकी जो हाथ में आया वो उठाकर मेरे ऊपर दे मारना है, इसने बेख्तियार सोचा था। फिर चंद मिनट लगे इसे मम्मी को राजी करने में और वो मुश्किल इसकी बात पे मुतफिक हुई कि अभी मामू से मिलने के बजाय बेहतर है कि पहले वो मामू की बेटी से मिले। हो सके तो उसे रोक दे, और इसके रुकने की कोई सूरत नजर नहीं आती और वो 5 माह के लिए इस्तांबुल आ रही है, तो फिर इसे इन लोगों को अपने बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए। ये इसकी जॉब के उसूल के खिलाफ था। इसे तुर्की में अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स चाहिए ही था जो इस बात से वाकिफ हो कि इसका नाम अब्दुल रहमान पाशा नहीं या जहान सिकंदर नहीं, बल्कि मेजर जहान सिकंदर अहमद है। इस नहज पर पहुंचकर मम्मी राजी हुई। ठीक है, तुम करो जो तुम करना चाहते हो, मैं इन्हें नहीं बताऊंगी तुम इस्लामाबाद में हो। वो खुश नहीं थी मगर खफा भी नहीं थी। इसने सुकून की गहरी सांस अंदर खींची। अब इसके पास अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने के लिए चंद रोज मजीद थे। फोन बंद करने के बाद वो फौरन उठा और अपना अपार्टमेंट मुकफ्फल करके बाहर आया। मम्मी ने फुरकान मामू के घर फैमिली डिनर का बताया था। अगर वो यही बात कार्ड पर लिखकर एक रोज पुरानी तारीख के बहुत ज्यादा लिफाफे पे डालकर गुलाब के फूलों के हमरा इसके घर दे आए, तो यकीनन वो इसकी तवज्जो पा लेने में कामयाब हो जाए। इसके बाद वही इसकी कोई बात सुनेगी। आज भी वो इसी फूल के पास आया और आज भी इसके पास सुर्ख गुलाब नहीं थे। इसने दिल दिल में फूल वाले और सुर्ख गुलाब दोनों पे लानत भेजते हुए सफेद गुलाब खरीद लिए। बार बार वो अपने मोबाइल पे प्रेसर का स्टेटस चेक करता था। इसकी कार अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अपनी मसरूफियात में से इस लड़की के लिए वक्त निकालना एकदम ही से बहुत दिलचस्प लगने लगा था। वो दावर की मेहंदी की दोपहर थी जब अम्मी का फोन आया। वो इस वक्त ऑफिस से निकल रहा था। यहाँ से अपनी वो कार ले जाना था जो इस इस्लामाबाद में इस्तेमाल करनी थी। मम्मी का नंबर स्क्रीन पे जलता पूछा देखकर वो जरा चौंका। शायद मम्मी ने ज़हन बदल लिया था, वरना वो इस तरह अचानक कॉल नहीं करती थी। माँ सिवाय हंगामी सूरत हाल के। जी मम्मी खरीद अपने दफ्तर की मेन बिल्डिंग से दूर हटकर सड़क किनारे चलते हुए इनसे बात करने लगा। तुम आज जाकर मामू से मिल लो, वही ढाक के 3 बात। वो जी भर कर बेजार हुआ। मम्मी, कल रात हमने किस बात पे इत्तेफाक किया था, आप भूल गई? जहान मेरी बात सुनो, मुझे खदशा है कि सुलेमान भाई हया की शादी कहीं और ना कर दे। तो कर दें। वो ये कह न सका कि वो भी यही कहना चाहता था, मगर जब बोला तो आवाज में पता नहीं कहां से खौफ की दर आई। वो इस तरह कैसे कर सकते हैं किसी और से इसकी शादी? हमारा निकाह हुआ था, मंगनी नहीं जो अपनी मर्जी से तोड़ दे। वो खुला भी ले सकते हैं और तुम जानते हो 1-2 पेशियों में फैसला हो जाया करता है बचपन का निकाह, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, और वो खुद किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। जान सिकंदर, मैंने तुम्हारी परवरिश इस मुंतकिम मिजाज सोच के साथ तो नहीं की थी। उन्हें जैसे दुख हुआ था वो फौरन नादिम हो। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि अगर हम इस रिश्ते पर खामोश होते हैं तो बात वो भी नहीं करते। वो बेटी वाले होकर कैसे खुद से बात करें, कैसे कहें कि हमारी बेटी को रुखसत करवा कर ले जाओ? ऐसी कोई अपनी बेटी को हल्का नहीं करता। हाँ, मेरे मामू का गुरूर और ना, उधर मम्मी कह रही थी और वो अपनी कह रहा था। वो हमारी तरफ से मायूस हो चुकी है, इसलिए सुलेमान भाई हया के लिए आने वाले रिश्तों पे गौर कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गया। आपको किसने कहा? ये तो तय था कि वो बिला तहकीक किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। सायमा भाभी ने अभी
फोन करके बताया। इनके बकौल सुलेमान भाई को हमारा इंतजार भी नहीं है। उन्होंने फुरकान भाई से खुद कहा है कि इनके किसी दोस्त ने अपने बेटे के लिए हया का रिश्ता भिजवाया और आज वो फुरकान भाई को इस लड़के से मिलवाएंगे। शायद इनके किसी बिजनेस पार्टनर का बेटा है, बाहर से पढ़कर अभी आया। फुरकान भाई नहीं मिले अभी इससे। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। क्यों, वो खुद समझने से कासिर था। तुम आज चले जाओ, मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती। जहान वो बेबसी से कह रही थी। जब वो लोग मुझे बेहद गैर अहम समझकर मेरे मुंतजिर नहीं तो क्या फायदा जाने का। भाभी बता रही थी हया हमारा पूछ रही थी, इसे इंतजार होगा। क्यों, वो बेख्तियार कह उठा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते बेटा, मैं कभी कभी खुद को अपनी भतीजी का मुजरिम समझती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। यानी तुम जा रहे हो जैसे किल उठी। अब ये भी नहीं कहा था मैंने, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब फिक्स कर लूंगा। और मम्मी खामोश हो गई। इनको शायद इसकी काबिलियत में भरोसा था कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हर खराब चीज को फिक्स कर लिया करता था। रिश्तों और चीजों में फर्क होता है, शायद मम्मी ने ये भी सोचा हो। आज इसको देखते ही फूल वाले लड़के का चेहरा जगमगा उठा। साहब आज सुर्ख गुलाब बहुत सारे, मगर मुझे सफेद ही चाहिए। इसने बटका निकालते दो टोक अंदाज में संजीदगी से कहा। लड़के का चेहरा जैसे उतर सा गया, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी सफेद गुलाबों को इकट्ठा करने लगा। सफेद गुलाब बेशक बहुत से लोगों के नजदीक दुश्मनी की अलामत है, मगर बहुत से इसे अमन और सुलह की निशानी ही गिरदानते थे। वो आज इनके घर के अंदर नहीं गया, बल्कि इनके घर के मुकाबले एक जीरे तामीर बंगले में चला आया। सरिये, ईंटें, आधी बनी दीवारें। वो घर रात के वक्त वीरान पड़ा था। मजदूर वगैरह कब के जा चुके थे और अब वो वहां ऊपरी मंजिल के करीब में बैठकर कमरे में बैठकर आसानी सुलेमान मामू के घर के खुले गेट से सब देख सकता था। मेहंदी का फंक्शन दोनों घरों के करीब ही एक खुले प्लॉट में शानदार कनाते लगाकर किया गया था। इसे तकरीब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ सुलेमान मामू के खुले गेट को देख रहा था, जहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। खवातीन की तैयारी और उल्टे सीधे फैशन, वो रिवायत और कदरें जिनका जिक्र मम्मी अक्सर किया करती थी, वो इसे अपने ननियाल की खवातीन में कहीं नजर नहीं आई थी। दावर की बहन तो शायद बाकायदा स्कार्फ लिया करती थी, मगर वो भी इस सिल्वर लहंगे में बिना सर ढके इधर उधर फिरती नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों शादियों पर लोग सब बुला देते हैं। इसे अफसोस हो रहा था। बहुत देर बाद जान ने बिलाखिर से देख ही लिया। वो अपनी मम्मी के अकब में चलती, बरामदे से उतरती, ड्राइव वे तक आ रही थी, जहाँ सुलेमान मामू एक फैमिली कैमरा खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुनहरे लहंगा और टीका से मजीद हसीन बना रहा था, मगर वो इसे फिर भी मर्रा जमीला नहीं लगती थी। सुलेमान मामू अब इसका तारुफ इन लोगों से करवा रहे थे जो इनके साथ खड़े थे। साहब, खातून और गालिबन उनका बेटा। इसने अपने सेल में दूरबीन का लेंस निकाला और उनको फोकस किया। अब वो इनके चेहरे को देख सकता था। वो तीनों मेहमान इसे बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे, बिलखुसूस उनका बेटा। इसकी नजर तो बहुत ही, इसे पता नहीं क्यों फिर से गुस्सा आने लगा। और तभी इसने हया के चेहरे की जोत को मान पड़ते देखा। वो खुश नहीं लग रही थी। जरा सी देर में ही वो इनके पास से हट आई। गेट से बाहर आकर इसने उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ किया। इसने मोबाइल के बटन को चंद एक दफा दबाया। वो इसकी कोई तस्वीर अपने पास रखना चाहता था। वो इन लोगों से मिलकर खुश नहीं थी। शायद यही वो रिश्ते वाले थे जिससे आज सुलेमान मामू ने फरकान मामू से मिलवाना था। वो इस पर खुश इसलिए नहीं थी कि ये रिश्ता इसके लिए अनचाहा था। दिल के किसी कोने में से या गोना इत्मीनान सा नसीब हुआ, जैसे तसल्ली से मिली हो, जैसे ढारस सी बन गई हो। अब वो पहले जितना नाखुश नहीं था। वो बहुत देर उधर ही बैठा रहा। इसे फंक्शन देखने की आरजू न थी, बस वो इसकी वापसी के इंतजार में वही मौजूद था। वो इसे एक बार फिर देखना चाहता था। काफी देर गुजरी तब वो इसे वापस आती दिखाई दी। वो घर के अंदर जा रही थी। क्या उसे उससे मिलना चाहिए या उसके तुर्की आने का इंतजार करे? वो यही सोचा था जब इसका फोन बजा। इसने सेल फोन की स्क्रीन को देखा, फिर बेख्तियार चौंका। ये इसकी तुर्की वाली सिम थी, वो जो पोस्टपेड थी और कभी इसके और कभी मम्मी के जेर इस्तेमाल रहती थी। नंबर मामू के पास था और इसमें मामू का नंबर महफूज भी था। और अब इस नंबर से कॉल आ रही थी, मामू के घर से कॉल। वो लम्हे भर को गड़बड़ा सा गया, मगर इसने फोन उठाया। चूंकि ये तो एक नंबर था, इसलिए वो एक ही लम्हे में खुद को तुर्की में ले गया। एक पेशेवर एजेंट होने के नाते उसको ये जाहिर नहीं करना था कि वो तुर्की से बाहर है और उसका नंबर रोमिंग पे है। वो हया थी, नाकाबिले यकीन, और वो मम्मी का पूछ रही थी। वो इनकी मुंतजर थी। मम्मी ठीक कहती थी। इस सब के बावजूद जब वो बात करने लगा तो इसका लहजा खुश्की था। वो इतनी जल्दी किसी के साथ नरमी से या खुल के बात नहीं करता था, और उसको तो वो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। फिर भी जब बात के अख्ताम पे इसने हया की आवाज को भीगते हुए सुना तो इसका दिल दुखा था। फोन बंद करते ही इसने वो खत का लिफाफा निकाला जो वो फूलों के साथ रखने के लिए लाया था। अभी अंदर मौजूद सफेद मोटे कागज पे इसने लिखा नहीं था, और अब इसको मालूम था कि इसको क्या लिखना है। इस लड़की के नाम, जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है, तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। ये आखिरी बात महज इसका गुमान था, मगर क्या पता वो सही भी हो। इसने पी कैप सर पे ली और मफलर गर्दन के गिरदू लपेटा के अगर वो खुद को कोरियर सर्विस मैन कह के घर के किसी मुलाजिम के हवाले वो फूल करे तो कल को दिन की रोशनी में वो इसे पहचान नहीं पाएंगे। फूल और खत एक मुलाजिम के हवाले करके वो वापस चला आया। वो सिर्फ हया को चौंकाना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि इसका मकसद पूरा हो जाएगा। दावर की बारात के रोज इसका कतई इरादा न था कि वो आज भी हया के घर जाएगा।
आज वैसे भी इसे अपने बहुत से काम थे, सेक्रेटरी तक वो अभी तक भी रसाई हासिल नहीं कर सका था, मगर वो जानता था कि ये काम वक्त तलब होते हैं। सबर, इंतजार और खामोशी, ये 3 चीजें इसने अपनी जासूसी मुहम्मद के दौरान सीखी थी। अभी भी उसका काम नहीं हो सका था, वापस आया था, मगर सिर्फ आखिरी में नहीं, सरसरी से सुलेमान मामू के घर का जायजा लेने का सोचा। मालूम नहीं वो बार बार वहां क्यों जाता था। जब वो इनकी गली किनारे पहुंचा तो उसने जन से अपने सामने से गुजरती गाड़ी में हया को देखा। वो बेख्तियार चौंका था। इस गाड़ी में से वही कल वाली फैमिली नजर आई थी और वही बेबाक निगाहों वाला फजूल सा इंसान गाड़ी चला रहा था। आखिर वो इनके साथ क्यों जा रही थी? वो फारिग था, अगर ना होता तब भी इनके पीछे जरूर जाता। जो भी था वो इसकी बीवी थी और वो इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के साथ थी जो इसे पहली नजर में ही अच्छे नहीं लगे थे। कल इसे वो इनसे मिलकर नाखुश लगी थी, मगर आज वो इन्हीं के साथ थी। वो कल गलत था या आज? वो यही देखना चाहता था। और जब इसने मैरिज हॉल के एक तरफ हया को गाड़ी से उतरकर दोबारा फ्रंट सीट पर बैठे देखा तो उसे धचका लगा। वो कैसे यूं किसी के साथ बैठ सकती थी? क्या वो हर एक के साथ बैठ जाने वाली लड़की थी? इसे शदीद गुस्सा आया था। एक तो इसका लिबास, फिर इतना मेकअप करती थी, इतनी निक से तैयार होती थी, ऊपर से रात का वक्त। इसका दिल चाहता है वो अभी उसको हाथ से पकड़कर उस आदमी की कार से निकाल ले। अगर उसने वो अजीब सा हुलिया ना अपनाया होता तो शायद वो ये कर भी देता। जब वो गाड़ी से निकला तो फ्राई पैन भी साथ उठा लिया, जो अपने इस गेटअप के साथ वो रखा करता था। कामलियत इसके हर कवर में नुमाया होती थी, और जब इसने नौजवान के सर के पिछले हिस्से में फ्राई पैन मारकर उसे गिराया तो भी इसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो और कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हक नहीं जता सकता था, मगर इस लड़की को गर्दन से पकड़कर मैरिज हॉल के दरवाजे तक छोड़ सकता था। और ये इसने किया। अपना लिबास का वो घटिया सा रंग का दुपट्टा भी इस पे उछाल दिया, मगर जब जाने लगा तो बहुत सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए अगर वो बोला तो सिर्फ एक लफ्ज जो इसकी जबान पे आया था, बेहया। हाँ, वो इसी काबिल थी। पिछले 2 रोज में अगर इसके दिल में कोई नर्म गोशा जागा था तो वो अब खत्म हो चुका था। जैसे कोई दिल से उतर जाता है, जैसे किसी के बारे में इंसान शक व शुबे में पड़ जाता है। वो इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा था। अब वो इससे मिलना नहीं चाहता था, और अगर इसे इस्तांबुल आने से रोक सका तो जरूर रुकेगा, लेकिन वो इनके घर नहीं जाएगा। इसका फैसला आसान हो गया था। हर मशरकी मर्द की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसकी बीवी हर किसी की गाड़ी में बैठ जाने वाली ना हो, और आज जो उसने देखा उससे न सिर्फ वो बस सन हुआ था, बल्कि वो इस लड़की के बारे में शदीद शक व शुबे में पड़ गया था। ये भी तो मुमकिन था कि वो उस लड़के को पसंद करती हो। ये अलग बात है कि इसकी जुर्रत ने उसे बौखला दिया और वो फितरी रद्द अमल के तहत भागी हो, मगर कम से कम एक बात वाज़ेह थी कि पसंद नापसंद एक तरफ, मगर वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। लेकिन ये भी हो सकता है इस लड़के के वालिद रिश्ता भेजने में हया की रजा शामिल हो, इसलिए वो जहान या मम्मी की आमद का पूछ रही थी ताकि जल्द से रिश्ता अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और वो अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर सके। लानत है मुझ पर जो मैंने सुलेमान मामू की बेटी और फुकान मामू की भतीजी से अच्छी उम्मीद रखी। दिल में आए बुक्स को खत्म करने के लिए इसे बहुत सा वक्त चाहिए था। वो ऐसा आदमी नहीं था कि चंद घंटों बाद ठंडा होकर सोचने पर दिल साफ कर ले। इसने बरसों इस दुनिया में काम किया था जहां हर शख्स के 2 से 7 चेहरे होते थे। दूसरे इंसान पर से तो एतबार वो पहले बहुत खो चुका था, और अपनी बीवी पर से भी खो दिया था। अच्छा ही हुआ कि वो आमू से मिलने नहीं गया। उम्मीद दिलाए बगैर रिश्ता खत्म करना ज्यादा बेहतर था। बस चंद दिन वो इस लड़की पे नजर रखेगा। आखिर से मम्मी को रिश्ता तोड़ने के लिए ठोस वजूहात भी तो देनी थी। एक दफा फिर वो अपनी सोच में हया से उस लड़की तक आ गया था। वो नौजवान जो इस लड़की के साथ इसने बैठा देखा और बाद इसे फ्राई पैन भी दे मारा, वो इसके जहन से नहीं निकल पा रहा था। अगले कुछ दिन बाद वो मसरूफ रहा और उसे अपने मामू के घर के पास से भी गुजरने का वक्त न मिला, मगर शक जो खटका दिल पे कर गया था उसकी तस्दीक के लिए इसने हया की ईमेल एड्रेस पे क्लोन लगा दिया था। इसका ईमेल एड्रेस मम्मी ने रोहिल से लेकर दिया था उसे। इस क्लोन हैकर के भाई साहब इसे ईमेल एड्रेस में जैसे ही कोई ईमेल आती या जाती, अगले ही सेकंड वो इसे फोन पर मौसूल हो जाती। वो इस लड़के का नाम नहीं जानता था और ना इतना वक्त था कि इसके बारे में मालूमात हासिल करता फिरे। इसे बस यही मालूम करना था कि इसकी मनकूहा किसी और के साथ वाबस्ता तो नहीं, अगर है तो कोई ठोस चीज इसके साथ हाथ लग जाए फिर वो मम्मी को राजी कर लेगा। अभी तक इसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी, मगर इसका तर्ज बस बहरहाल खत्म नहीं हुआ था। बाबर की शादी को 8-9 दिन गुजर चुके थे। इससे पहले जब वो अपने अपार्टमेंट का लॉक खोल रहा था, इसका मोबाइल बजा। दरवाजा एहतियात से थोड़ा सा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए इसने आने वाले पैगाम को देखा। वो हया की ईमेल की कॉपी थी जो इसने अभी अभी भेजी थी। दोबारा दरवाजा अंदर से लॉक करते जहान ने मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता पैगाम पढ़ा, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने अचंभे से एड्रेस को देखा जिसको ईमेल भेजी गई थी। इसको क्या जरूरत पड़ गई थी साइबर क्राइम को ईमेल करने की? मेल में एक वेबसाइट पर किसी वीडियो का पता लिखा था और साथ ही एक मुख्तसर सी शिकायत दर्ज थी जिसके मुताबिक इसकी कजन की मेहंदी की तकरीब जो कि चंद दिन पहले मुनक्किद की गई थी कि कोई फैमिली वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई थी। वो इसके खिलाफ प्राइवेसी एक्ट के तहत शिकायत कर रही थी कि इसे फौरी तौर पर हटाया जाए। जहां ने वीडियो को के पत्ते को छुआ, मगर बहुत भारी होने या नेट की रफ्तार सोच होने के बायस ना खुल सकी। खैर, वीडियो वो बाद में देख लेगा, अभी इसकी
मदद करनी चाहिए थी उसे। ये तो तय था कि जिस साइबर क्राइम सेल से इसने रुजू किया था वो एक गैर फौजी एजेंसी का सेल था और वो मेल का जवाब 3-4 दिन बाद दिया करते थे। और इनका तरीका कार जरा पिछड़ा, पहले वो शिकायती फॉर्म भेजते जो FIR के मुतरादिफ होता, फिर एक बयान लेने के लिए एजेंसी के थाने जरूर बुलाया करते थे। अब ये खानदानी लड़कियां कहाँ थाने कचहरी की चक्कर काटेंगी, इसलिए इसे कुछ करना चाहिए। इससे लाख गिले शिकवे होने के बावजूद वो इसकी कुछ मदद करना चाहता था। मम्मी से इसने हया का मोबाइल नंबर भी ईमेल एड्रेस के साथ ही लिया था। मम्मी का हया से कोई खास राब्ता नहीं था, बस एक बार फातिमा मामी ने हया के नंबर से कॉल की थी तो नंबर आ गया था। इसने चंदा में सोचा, फिर अपने लैंडलाइन से इसका मोबाइल नंबर डायल किया। ये सरकारी फोन था, इसका नंबर किसी CLI पे नहीं आता था, बस प्राइवेट नंबर लिखा आता था। आवाज बदलना कभी इसके मसले लिए नहीं बना था। इनको इस चीज की बहुत अच्छी तरबियत दी जाती थी, मगर सिर्फ आवाज बदलने में गलती का या पकड़े जाने का एहतमाल काफी ज्यादा था, इसलिए इसने वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन भी ऑन कर दी। ये खुदकार निजाम इसके लबों से निकले हर लफ्ज को सेकंड के 10वें हिस्से बाद हयात की समात तक एक मुख्तलिफ मर्दाना आवाज में पहुंचाता था। जब वो इससे मुखातिब हुआ तो इसकी आवाज बहुत धीमी थी, खूबसूरत मगर मध्यम सा गंभीर बन लिए। सोफे पे नीम दराज हुए बहुत इत्मीनान से ऐसी बातें कर रहा था जो इस लड़की को चखाने के लिए काफी थी। वीडियो हटाने का वादा लेकर इसने वही बात कही जो साइबर क्राइम वाले लाजमन कहते, हमारे ऑफिस आकर बाकायदा रिपोर्ट करें। इस बात पे वो बाकायदा सपटा गई और फिर जल्दी से फोन बंद कर दिया। जहां ने कदरे अचंभे से रिसीवर को देखा, वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? शायद मसला संगीन था, इसे वो वीडियो देख लेनी चाहिए। करीबन 10 मिनट बाद वो इसकी वीडियो को लैपटॉप में खोल रहा था। जैसे ही सफर लोड हुआ और ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। जैसे जैसे वो वीडियो चलती रही, इसके चेहरे के तासुरात सख्त होते गए। पेशानी की रगें तन गई और आंखों में शदीद गुस्सा दर आया। ये था इसके मामों का इज्जतदार खानदान, फुरकान और सुलेमान मामू की इज्जत व इस्मत वाली बेटियां। मुकम्मल तौर पर जनाना फंक्शन नहीं था। उसे पीछे पसे मंजर में वेटर्स और DJ भी नजर आते, वो भी तो मर्दी थे। इनसे कोई पता नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं, कैसे लोग थे ये? क्या हो गया था पाकिस्तान को? दुख, तैश, इस्तेजाब। एकदम वो बहुत अपसेट हो गया। बेहद गुस्से से इसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजरे वो 1 माह 10 दिन इसके अंदर बहुत तलखी भर गए थे और गो के वो इस तलखी को दबा गया था, मगर खत्म नहीं कर पाया था। दबाने और खत्म करने में खलीज भर फर्क होता है। इसे इतना गुस्सा तो इस लड़की को इस गाड़ी में बैठते देखकर नहीं आया था जितना इस वाहियात वीडियो को देखकर आ रहा था। ये लड़की जैसे आदमी के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती थी। वो ये नहीं कह रहा था कि वो बहुत बाकिरदार और अच्छा था, बस वो दोनों 2 मुख्तलिफ तरीकों से परवान चढ़ने वाले 2 मुख्तलिफ इंसान थे, दरिया के 2 किनारे। और अब तो मम्मी की खुशी के लिए भी इस लड़की से बाकायदा शादी नहीं करना चाहता था। इसे पछतावा हुआ कि इसने मेजर अहमद यानी अपना नाम क्यों बताया। बहरहाल वो इस गलती को कवर कर लेगा, वो इसे मालूम नहीं होने देगा कि वही मेजर अहमद है। ये बात की बात थी। अभी मसला इसके स्कॉलरशिप का था। जब ये तय था कि वो इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो फिर वो क्यों अगले 5 माह इस्तांबुल में इसके लिए हल्कान हो। मम्मी का ख्याल था कि वो आएगी तो इनके पास रहेगी। इस सूरत में तो और मसला होगा कि वो इस्तांबुल में 2 शनाखों के साथ रह रहा था, कभी जहांगीर में रहना पड़ता, कभी बयो कदा में। अगर वो 2 दिन भी इसके घर रही तो जान जाएगी कि इसकी सरगर्मियां मशकूक हैं। ऐसे में इसके लिए खुद को छुपा कर रखना मुश्किल हो जाएगा, और जबकि इसे जिंदगी में शामिल नहीं करना तो फिर राजों में भी शरीक नहीं करना। वो बार बार यही बात सोचे जा रहा था। उनके यहाँ काम करने के 2 तरीके बताए जाते थे, बिलवास्ता और बिलावास्ता। बिलावास्ता तरीका वो अमूमन पहले इस्तेमाल करता था, अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर बावास्ता तरीका चुना जाता था। फिलहाल वो यही चाहता था कि किसी तरह वो लड़की तुर्की ना। इसकी वजह से इसने अपने आप को यही बताई कि वो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी जिंदगी में कोई गड़बड़ होने से बचाने के लिए कर रहा है। वो आएगी और फिर वो इससे मिलेगी, इससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेगी, या शायद वो तलाक लेना चाहे। इस सूरत में मम्मी हार्ट होंगी। उफ, इन सारे मसलों से बचने का एक ही तरीका था, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो रुक जाए और इस्तांबुल जाने का प्रोग्राम मंसूख कर दे। हमाद आजकल ऑफिशियल काम में इसकी मदद करवा रहा था। वो अपने एक्सीडेंट के बाद लंबी छुट्टी पे था, इसलिए बआसानी इसके साथ काम कर सकता था। इसने हमाद से मदद लेने का सोचा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी मदद करने को तैयार हुआ हूँ, वरना मेरा जाती ख्याल है कि वो तुर्की पढ़ने जा रही है, तुम्हारी निगरानी करने नहीं। इसको कभी भी तुम्हारी सरगर्मी पे शक नहीं होगा। तुम हर चीज ठीक से संभालना जानते हो। असल बात यह है कि तुम वहां इसे अपने करीब नहीं देखना चाहते। तुम्हें डर है कि कहीं तुम इससे मोहब्बत ना करने लग जाओ। इस सूरत में तुम्हें अपने मामू के सामने हारना पड़ेगा। तुम्हारा दिल इस रिश्ते को रखने पर राजी है, मगर दिमाग जो आज भी अपने मामू से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद है, खाइफ है कि कहीं दिल के जज्बात अना पे हावी ना हो जाए। फिर भी मैं जो कर सका करूंगा।
हम्माम ने बहुत इत्मीनान से कहा था। जहान खफगी से सर झटक कर रह गया, जैसे इसे सच सुनकर बुरा लगा हो। बहरहाल वजह जो भी हो, वो पाकिस्तान से रवानगी से कबल इस दर्द से छुटकारा चाहता था। दूसरी तरफ इसने वो वीडियो इंटरनेट पर डालने वाले को भी ट्रेस कर लिया था। वो वही मूवी मेकर था जो मेहंदी की तकरीब की वीडियो बनाने वहां गया था, और वहां ये काम इसने अपने मोबाइल के कैमरे के जरिए एक वेटर से लिया था। इसने अपनी एजेंसी के साथ क्राइम सेल वालों के हवाले इस आदमी को कर दिया, और इसने आज जिसको वो वीडियो दी थी वो भी निकलवा ली थी। फिर भी अगर इंटरनेट पे से किसी ने अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया हो तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। कहीं ना कहीं तो वो वीडियो जरूर होगी, सारी दुनिया से तो वो नहीं निकलवा सकता था। बहरहाल इसने इस मूवी मेकर के अकाउंट को अपनी दस्तरस में ले लिया था। वीडियो इसने हटाई नहीं, ये हटाने की सूरत में वो लड़की कभी इससे मिलने ना आती, मगर इसका सफा ब्लॉग शुरू कर दिया, यूं कि इसके मामू के घर के सेक्टर के अलावा वो मुल्क में कहीं भी देखी नहीं जा सकती थी। इसे पूरे यकीन था कि अपनी वीडियो हटवाने के लिए वो इसके पास जरूर आएगी। अगले रोज उसको हम के साथ 4-5 घंटे सड़क पे मैडम सेकेंडरी के इंतजार में गुजारने पड़े। वो एक ऐसे मरकजी शाहराह पे थी जहां हर पल रश होता था। इसे मोहम से उम्मीद थी कि शायद वो भी यहाँ से गुजरे। वो अमूमन हर वक्त बाहर ही निकली होती थी। वो घर में बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। इस सड़क पर तो नहीं, मगर करीब के एक जेली सड़क पर वो ट्रैफिक जाम में जरूर फंसी हुई थी, जहां मरम्मत का काम आज भी नहीं हो सका था। तो उसने सोचा वो ये दूसरा काम निपटा ही दे। पाकिस्तान में इसने औरतों को अगर किसी शय से बहुत डरते देखा था तो वो ख्वाजा सरा की बद्दुआ थी। बिलखुसूस सफर से पहले अगर कोई ख्वाजा सरा बद्दुआ दे दे तो इस बच्चगुनी के बाद लोग सफर तर्क कर दिया करते थे। वो इस वक्त बद्दुआ के इस उसूल को भूल जाया करते थे कि बद्दुआ चाहे नेक आदमी दे या फासिक, चाहे माजूर शख्स दे या सेहतमंद, वो तक आपको नहीं लग सकती जब तक आप इसके अहल ना हो, और अगर आप इसके अहल ना हो तो वो देने वाले पलट आती है। मगर इसे उम्मीद थी कि इसकी बीवी भी इन्हीं ज़ईफुल अकीदा लोगों से होगी जो ख्वाजा सरा की बद्दुआ से डरते थे। वो सिर्फ 5 मिनट इस काम के लिए निकाल सकता था। इसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी थी, मगर जब इन दोनों ने इसे मुतवज्जा किया तो एकदम से इतनी गुस्से में आ गई कि इनकी कोई बात सुनी ही नहीं। हम्माद तो जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गया, मगर वो कुछ ना सुनने पे तैयार ना थी। इसने जैसे बुला दिया था कि डॉली ने इस पर कोई एहसान किया था। वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी, बल्कि मुसलसल अपने सामने से उसे हटने का कहे जा रही थी। यहाँ तक होता तो ठीक था, मगर वही इस लड़की की एकदम रिएक्ट कर देने की आदत जिसने हम्माद की उंगलियां शीशे में दे दी। वो जरा सा जख्म इतनी तकलीफ देना था अगर हम्माद का हाथ फ्रैक्चर के बाद अभी तंदुरुस्ती की तरफ ना बढ़ रहा होता। ऐसे में इसकी वजह से वो हाथ जख्मी हुआ। उसे शदीद गुस्सा आया। दूसरी तरफ इसका दूसरा काम भी नहीं हो सका। इन दोनों बातों पर वो शदीद गुस्से का शिकार हुआ था। वो इसे नहीं रोक सका। इसे अपनी बेबसी गुस्सा दिला रही थी। इस रात वो बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा। वो मंजर जब वो इस लड़के की कार में बैठ रही थी और वो वीडियो, वो कुछ भी फरामोश नहीं कर रहा था। इसे इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना था, फिर भी एक दफा वो इससे मिलना चाहता था। अगर वो इसे किसी तरह स्कॉलरशिप लेने से बाज रख सकता था तो यकीनन वो इसे तुर्की में नहीं देखेगा, इसलिए ये मुलाकात अहम और जरूरी थी। वहीं मिस्टर प्लेटेलेट इसने अपने लैंडलाइन से इसका नंबर बुलाया। काफी घंटों बाद इसने फोन उठाया और छूते ही मिलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ऐसा लगता था जैसे वो नींद से बेदार हुई हो, और इसके अंदाज से ये भी जाहिर था कि वो घर वालों को बताए बगैर मिलने आएगी। पता नहीं इसने इन सफेद फूलों के बारे में घर में क्या बताया होगा। शायद इसने कोई बहाना कर दिया हो, शायद फूल छुपा दिया हो। कोई बात नहीं कि कल वो अपने अब्बा को साथ ले आए। ऐसे उसे उम्मीद नहीं थी कि घर वालों को दरमियान में लाएगी। वो जो भी था, वो लड़की काफी बाहिम्मत और अपने मसाइल खुद हल करने वाली लड़की ही लगती थी। उससे मिलने के लिए एक जाली सेफ हाउस का इंतजाम ज्यादा मुश्किल नहीं था। सब इंतजाम इसने खुद जाती तौर पे किया। अलबत्ता ये तय था कि वो इस स्क्रीन के पीछे से बात करेगा। जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तफ्तीश या पूछगछ के लिए बुलाकर बात की जाती है। इसने अपना दुरुस्त नाम मेजर अहमद बताकर अलबत्ता गलती की थी। हो सकता है फुरकान मामू को वो बात कि सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है इसने सुन रखी, और वो इस बारे में शुबात का शिकार हो सकता है कि इसके दादा का नाम भी मालूम हो। और अब अगर एक मेजर अहमद इसके सामने खुद को छुपाता है तो वो 2+2 करके ये जान सकती थी कि ये कौन है। वो इतनी ज़हीन थी या नहीं वो नहीं जानता था। वो खुद एक कामलियत पसंद था। इसकी कोई स्टोरी में कोई खामी, कोई झोल नहीं होना चाहिए। ये इसने अपनी जॉब के दौरान सीखा था। इसके पास हया को देने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए थी कि वो क्यों इससे स्क्रीन के पीछे बात कर रहा है, और वजह बहुत सादा थी। वो इसे ये तासुर देगा कि इसका चेहरा झुलसा हुआ है। स्क्रीन चूंकि फ्रॉस्टेड ग्लास की थी तो इसके पीछे अगर वो अहमद का आधा झुलसा चेहरा देखती तो झुलसा हुआ हिस्सा नुमाया न था। धुंधले शीशे के बाद इसे काफी गहरे रंग का बंद बनाना था। वो यही कयास करेगी कि वो अपने एहसास कमतरी का शिकार है, और इसलिए खूबसूरत लड़की के सामने आने से खौफ है। कामिल और ठोस वजह। इसके अलावा एक और वजह थी। अगर वो इसे बात को ना समझते और स्कॉलरशिप से पीछे ना हटती तो एक आखिरी कोशिश के तौर पर हम्माद को इससे बात करने को कहेगा। और हम्माद के नजदीक इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो खुद को
मेजर अहमद जाहिर करके सिमिल लॉयर किसी भी तरह से समझा दे कि इसके शौहर के लिए दोस्त नहीं होगा कि वो वहां जाए और ये कि इसका शौहर कहीं इसकी वजह से मुसीबत में न पड़ जाए। अभी इस गुफ्तगू का पूरा मतन तय होना बाकी था, मगर ये तय था कि वो कोशिश जरूर करेगा। इसका रिश्तेदार इनके करीब इस्तांबुल में रहे, ये इसके लिए कोई खुशाइन बात नहीं थी। मुझे लगता है तुम अपनी मिसेस के आने से खाइफ इसलिए हो कि कहीं तुम इसकी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाओ, कहीं तुम इनसे मुतासर ना होने लगो और कहीं तुम्हारे पास उनको अपनी जिंदगी से निकालने की वजह खत्म ना हो जाए। हम्माद का मुकम्मल साथ सिर्फ और सिर्फ हया के लिए था, मगर साथ मुस्कुराकर ऐसा तबसरा भी कर रहा था, वो सर झटक कर नजरअंदाज कर देता। जब वो मेजर अहमद के इस खुद साख्ता ऑफिस आई तो चेकिंग के बहाने इसका मोबाइल इससे ले लिया गया और इसमें एक बहुत वसी रेंज का हामिल जीपीएस ट्रेसिंग डिवाइस डालकर वापस कर दिया गया। अगर वो तुर्की चली जाए तब ये डिवाइस इसके बहुत काम आएगी। जब वो अंदर आई और जान इससे मुखातिब हुआ तो सबसे पहले इसने यकीन दिलाया कि इस वीडियो को वो शहर के एक बंदे से निकलवा चुका है। ये सच था, कम से कम शादी के फंक्शन की मूवी बनाने वाली इस मूवी मेकर की ये हरकत थी। इसने पूछगछ पे हर उस शख्स तक उनको रसाई देती थी जिसको इसने ये वीडियो दी थी। फिर भी वो जानता था कि अगर इन लोगों ने ये वीडियो मजीद आगे की हो या लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली हो या किसी भी दूसरी सूरत में कहीं ना कहीं वो वीडियो जरूर किसी के कंप्यूटर में पड़ी होगी। लेकिन बाज बातें इंसान गैर इरादी तौर पर कह देता है, जैसे जब इसने बताया कि इसने सिर्फ सब्र न कर सकने के बायस मुलाकात का बहाना बनाया था तो लम्हे भर को वो खुद भी हैरान रह गया। इन पिछले दिनों में देखी जाने वाले नाकाबिले बर्दाश्त मनाज़िर के बावजूद वो इस लड़की से बगैर किसी वजह के मिलना चाहता था या फिर वजूहात के इसके पास थी, वो महज इसके करीब रहने का जवाब था। शायद हम्माद ठीक कहता है। फिर भी वो जानता था कि वो दोनों दो मुख्तलिफ से लोग कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। इस मुलाकात में इसने इस लड़की से चंद एक सवाल पूछे जिन पे हस्ब आदत टप उठी। यहाँ तक कि जब वो इसे नसीहत करना चाह रहा था इसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया, ना ही इसके बात में दिलचस्पी ली। तब इसने वो सवाल किया जिससे वो शादी के बारे में इसकी तरजीहात जान सके। वो जानता था वो फौरन इनकार कर देगी, मगर किसकी वजह की बिना पर। और जब इसने वजह बताई तो लम्हे भर को वो खुद भी चौंक कर रह गया। वो जितनी यकीन और इस्तेकाक से मेरा शौहर कह रही थी वो फिर से अपने बारे में बेयकीन होने लगा। ना चाहते हुए भी इसने फुरकान मामू के वो अल्फाज दोहराए जो उन्होंने मम्मी अब्बा और उसके पाकिस्तान वापसी के बारे में कहते हुए सिर्फ जानना चाहता कि इसके बारे अब्बा के बारे में क्या जानती है, मगर वो हंस पे आदत भड़क कर उड़ गई। तब इसने अपने करीब रखे सुर्ख गुलाबों के बुके में आज इसे वाकईतन सफेद गुलाब नहीं मिले थे, न इसने तको दी थी, एक नन्हा सा कार्ड लिखकर डाला, आने का शुक्रिया ARP। कार्ड इसने फूलों के अंदर रख दिया। इसके साथी ने बाद में बाहर जाकर हया को फूल देने चाहे, मगर इसने तो इनको देखा तक नहीं और चली गई। वो जैसे बहुत गुस्से में थी। इन तमाम दिनों में ये वो पहला दिन था जब जहान ने इस पे बहुत वक्त सर्फ किया था। गोया कि वो बुनियादी तौर पर इतना चौकस आदमी था, इसे वक्त निकालना आता था। मगर अभी वो जो खुद से कह रहा था कि वो ये सिर्फ इसे स्कॉलरशिप लेने से रोकने के लिए कर रहा है, खुद भी नहीं समझ पाया कि अगर वो उसके सामने आ बैठी तो इसने हर बात कह दी सिवाय स्कॉलरशिप न लेने के। वो इस बारे में एक लफ्ज भी ना कह सका। क्यों? शायद इसलिए कि इनकी गुफ्तगू जिस तल्ख मोड़ पे आ रुकी थी, इसके बाद इसको किसी काम से मना करने का मतलब था कि वो जानबूझकर वही काम करेगी। मगर वो एक दफा फिर से कोशिश करना चाहता था। अगले 2 दिन बाद अपना काम पैकअप करता रहा। इसका काम ठीक से नहीं हो पाया था क्योंकि मैडम सेकंड सेक्रेटरी वापस जा रही थी किसी मीटिंग के सिलसिले में। इसके पेशे में अक्सर ऐसा ही होता था। बहुत दिन सब्र तहम्मुल से किसी मालूमात के मिलने के इंतजार के बाद एकदम से नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। तीसरी रोज वो रात में फिर जिना सुपर मार्केट के वीरान से चबूतरे पे से मिला था। दुनिया के हर हसास इदारे में सबसे ज्यादा कदीम और किस हद तक घिसा पिटा तरीका जो किसी भी शख्स का एहसान व एतबार जीतने का बताया जाता था वो यही था कि पहले आप अपने मतलूबा शख्स को किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवाएं, फिर वक्त पर पहुंचकर खुद को हीरो साबित कर दें। अगर अगला शख्स अक्लमंद हुआ तो आपकी हरकत जान जाएगा और कभी आपका एहसानमंद नहीं होगा। इसे नहीं मालूम था कि वो कितनी अक्लमंद है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाई कि लड़के इसे किसके कहने के पर सता रहे थे। उसे उस रोज वो जरा गायब दिमाग लगी थी, जैसे किसी बात पे उलझी हुई। अपने शौहर को ढूंढना चाह रही थी। आज फिर इसकी गुफ्तगू में शौहर का तस्करा था। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने शौहर का इंतजार क्यों कर रही है, ताकि रिश्ता खत्म कर सके या फिर रिश्ता निभा सके। जो भी था वो इस मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसे शक भी पड़े कि वही डॉली दरअसल मेजर अहमद है। चबूतरे पर जाने से कबल इसने चंद एक रस्मी फिक्रे रिकॉर्ड करके इस रिकॉर्डिंग का टाइम लगा दिया। एंड वक्त होने पे हया का फोन बज उठा। वो ये देखना चाहता था कि वो मेजर अहमद की आसान बंद है भी या नहीं, मगर इसने आदत के मुताबिक पूरी बात सुने बगैर ही फोन झड़क कर बंद कर दिया। वो मेजर अहमद को पसंद नहीं करती, वो जान गया था।
फिर से वो गाड़ी वाला लड़का याद आता है तो लगता है कि वो वाकई जहान से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती है। शायद मीचर अहमद के सामने अपने शौहर का जिक्र सिर्फ धमकी के तौर पे कर रही है ताकि वो इसे तंग न कर सके। जब वो जाने लगी तो इसने वही कहा जो वो कहना चाहता था। शायद इसकी बद्दुआ सुनकर वो रुक जाए। फिर वो चबूतरे की दीवार के अकब में जा खड़ा हुआ। तब भी उसे उम्मीद थी कि वो मुड़कर जरूर आएगी, ये देखने की वो कौन है और क्यों है। मगर जरा सीधे वो रुकी, मुड़कर देखा, फिर वापस आगे बढ़ गई। इसका जहन वाज़ेह तौर पर कहीं और उलझा हुआ था। जहान का काम नहीं हो सका, अब मजीद यहाँ ठहरना बेकार था। अब उसको वापस जाना चाहिए था। 15 जनवरी को इसकी फ्लाइट थी। इसके पास अब सिर्फ एक दिन था, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए इनसे बात कर लूंगा, वरना मुझे यकीन है कि अब वो खुद भी नहीं चाहते कि वो रुक जाए। अगर ऐसा होता तो तुम इसके लिए मौसर तरीका अपनाते, इनके पेपर वर्क में मसला करवाते, इनके वालिदैन को किसी तरह अप्रोच करके नवाज रखने का कहते। मगर तुम जो भी कर रहे हो वो इसलिए नहीं कि तुम उनको रोक सके, बल्कि इसलिए कि ताकि तुम हर दूसरे दिन इनसे मिलने या उनको देखने का मौका पैदा कर लो। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम ये रिश्ता निभाओ और ये कि वो जरूर तुर्की आए ताकि तुम इनको बेहतर तौर पे जान सको। मगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मामों के खिलाफ जो अन्नाद भरा है वो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ने पे उकसाता है। तुम खुद कंफ्यूज हो जान कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मगर फिर भी कभी कभी इंसान को खुद से सच बोल लेना चाहिए, इससे बहुत सी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। मगर वो हमाद की सारी बातें नजरअंदाज करा था। अब भी वो इस बात पे कायम था कि वो अपनी बीवी को अपने करीब तुर्की में नहीं देखना चाहता। चुके अब इसको रवानगी का हुक्म मिल चुका है। कल दोपहर इसकी फ्लाइट थी। सो वो आखिरी कोशिश आज के दिन करना चाहता था। हम्माद को आज अपनी अम्मी और बहन एनी के साथ शॉपिंग पर जाना था। वो लोग इसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ जहान अपने अपार्टमेंट में पैकिंग कर रहा था। साथ में वो अपने ट्रेसर का स्टेटस जरूर चेक करता था। सुबह वो डिप्लोमेटिक एंक्लेव में थी, फिर पिंडी चली गई। शायद इसने वहां से कुछ उठाना हो, क्योंकि फिर वो वापस डिप्लोमेटिक एंक्लेव चली गई थी। अभी दोपहर पूरी तरह से नहीं छाई थी जब जहान ने इसे F7 की तरफ जाते देखा। कल रात भी वो जिना सफर में थी, तो आज भी शायद वहीं जा रही हो। इस लड़की को शॉपिंग का बहुत शौक था। बहरहाल इसने हमाद से बात की। वो लोग एफ10 जा रहे थे, मगर चूंकि वो हया से बात करने के लिए राजी था, इसलिए वो जिना सफर चलाया। हमाद इस सबको एक इत्तफाकिया मुलाकात की तरह प्लान करना चाह रहा था। चूंकि ये तय था कि वो इसे अपने मेजर अहमद होने का तासुर देगा, इसलिए ये गलत लगता कि जो शख्स अपनी बदसूरती के बायस पहले इसके सामने नहीं आ रहा था, अब बिशाफा मुलाकात पर राजी हो गया था। अपनी जॉब में वो अक्सर ऐसे इत्तफाकिया मौके पैदा करते रहते थे। इनके नजदीक वो लोग अहमक थे जो मौका मिलने का इंतजार किया करते थे। मौके ढूंढने नहीं, पैदा किए जाते हैं। अब एक बहुत सी मासूम से इत्तेफाक में वो एक ही दुकान में इससे टकरा जाता। वो यकीनन इसका आधा झुलसा चेहरा देखकर चौंकती। इसी पल एनी इसे अहमद भाई कहकर पुकारती। एनी को वो पहले ही समझा चुका था कि आज वो इसे मार्केट में अहमद भाई कहकर पुकारेगी, क्योंकि वो किसी को तासुर देना चाहता था कि इसका नाम हमाद नहीं अहमद है। एनी अपने भाई की मशकूक हरकतों की आदी थी। वो शाने झुकाकर राजी हुई। जो भी था अपने भाई की मदद करके इसे हमेशा खुशी होती थी। मैं फैमिली के साथ मार्केट में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो किस शॉप में जाएंगी। हमाद ने वहीं से उसे फोन किया। वो इस वक्त अपना बैग पैक कर रहा था। वो जो सईद बुक बैंक वाला प्लाजा है, इसमें जहाँ एक खाली चबूतरा सा बना हुआ है। हाँ, मगर फिर कोई बुक फेयर लगा हुआ है, वो खाली नहीं है। इसके पास कोई कपड़ों या जूतों की ऐसी शॉप है जिसपे सेल लगी। वो सोच सोच कर बोल रहा था। इसने इतने दिनों में एक चीज का अंदाजा कर लिया था कि वो लड़की कपड़ों जूतों की बहुत शौकीन थी। हाँ, आगे एक जगह सेल लगी हुई, तुम वहां जाओ, वो उधर जरूर आएगी। वो बहुत वसूख से बोला था। वो कपड़े तय करते हुए फिर इसी महज पे सोचने लगा, क्या वो वाकई चाहता था कि वो ना जाए या फिर बस इसकी हर पल खबर रखने का बहाना ढूंढ रहा था। जहां तुम कंफ्यूज्ड हो, इसने खुद को सरजनिश की। पूरा घंटा भी नहीं गुजरा था जब हम्माद का दोबारा फोन आया। वो लैपटॉप सामने रख के कुछ टाइप कर रहा था। हम्माद का नंबर देखकर एकदम इसका दिल बहुत उदास हुआ। यकीनन हम्माद ने इससे बात कर ली होगी और वो तुर्की नहीं आ रही होगी। इसने कॉल वसूल की। अच्छी बेइज्जती करवाई आज तुमने मेरी। हम्माद एकदम शुरू हुआ। जहान सीधा हो बैठा। वो सब गुस्से में इससे मलामत किए जा रहा था। मेरे भाई, हुआ क्या? भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने पूरी शॉप में सबके सामने ऐलानिया बताया कि पिंकी सड़क पे गदागरी कर रहा था। लानत है मुझ पे और लानत है उस दिन पे जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। इसने इसने कैसे पहचाना? जब इसके मुंह पे स्लश गिरा था तब भी उसे झटका लगा था, और अब भी ऐसा ही झटका लगा था। मेरे हाथ पे जो निशान है और उंगलियों पे जो उन्होंने उस दिन जख्म दिए थे, इन्हीं से उन्होंने पहचान लिया और मेरी फैमिली के सामने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर दी। तो तुमने से बात नहीं की?
मैं सारे हंगामे के बाद क्या बात करता, मैं तो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था मगर शॉपकीपर आ गया। और उस दिन सानिया और मैंने यहीं से शॉपिंग की थी, वो हमें जानता था, बस शुक्र था इसने मेरा नाम नहीं लिया था। मगर गुस्से से बोलते बोलते वो एकदम रुका। तुम जो चाह रहे थे मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एनी से कहा था कि वो मुझे अहमद कहकर पुकारेगी, और उसने तुम्हारी मिसेस से लड़ते हुए मेरी बात, मेरी हिदायत याद रखी। इससे बेहतर था मैं तुम्हारा काम ही ना करता। जहान, मुझसे बोल लो, खैर है, मगर खुद से झूठ ना बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम कर लो कि तुम उनको रोकना नहीं चाहते थे, तुम अब भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इस्तांबुल जरूर आए, इसलिए इसके बारे में परेशान मत हो और जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश इखलाक बेगम है आपकी। इसकी आखिरी बात पे वो बेख्तियार हंस दिया। हम्मा ठीक कहता था, इसे अपने अंदर की कंफ्यूजन खत्म करनी चाहिए। वो इसके तुर्की आने से परेशान था मगर नाखुश नहीं। इसने बिलाखिर खुद से सच बोल ही लिया। वो किसी लड़की के अपने आसाब पे हाविश जाने से डरता था, लड़की भी वो जो सुलेमान मामू की बेटी थी, मगर उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जब उसे मामू से इंतकाम लेना ही नहीं तो फिर इनके खिलाफ दिल में अनाथ क्यों रखे। वो शायद खुद भी ये रिश्ता ना चाहती हो। जान को इसका इस लड़के की गाड़ी में बैठना याद था। चलो ठीक है, वो आ जाएगी तो कभी ना कभी वो इस बात से इसको क्लियर कर लेगा। अब वो मुतमईन था। ऑफिस में नीम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। वो अभी तक इसी पोजीशन में बैठी या एक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। आंसू उसके गालों पे लुढ़क लुढ़क कर अब सूख चुके थे। कहीं पस मंजर में फोन की घंटी बज रही थी, मगर वो इस जाने मुतवज्जो नहीं थी। वो सिर्फ इस एक शख्स को देख रही थी जो इससे हम कलाम था। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी सुनाते हुए दरमियान में उठकर वो कॉफी बना लाया था। फारिग तो वो बैठ ही नहीं सकता था, वो इसे जानती थी, मगर आज जब इसने वीडियो के खुलते ही जान को बयूकदा के सफेद महल में मौजूद अब्दुल रहमान पाशा के कमरे की कंप्यूटर चेयर पर बैठते देखा था तो इसे लगा वो इस शख्स को नहीं जानती, नहीं पहचानती। वो इस वीडियो में और एआरपी के कमरे में क्या कर रहा था, मगर जैसे जैसे वो सुनती गई इसके असाब सुन पड़ गए। पहले से शौक लगा, फिर गुस्सा चढ़ा, मगर ऐसा गुस्सा जो शतरंज में अपने ज़हीन मुकाबिल की चाल पे मात खा जाने से चढ़ता है। और फिर इसने जगह दुखने की ले ली। पहली दफा ऐसे एहसास हुआ था कि जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा ना हो इसे पूरी बात समझ में नहीं आती। टेलीफोन की घंटी अभी तक बज रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर वीडियो को वहीं रोका। अभी वो आधी भी नहीं हुई थी और अभी तक जहान ने इस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पे है ने कॉफी उल्टी थी। अगर इसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर जहान ही अब्दुल रहमान पाशा था, आयशर बाहरे का अब्दुल रहमान पाशा, तो फिर बेचारा वो कौन था जिस पे इसने कॉफी उल्टी थी और वो जिसको इसने जहान के साथ पेंट्री में देखा था। मगर एक मिनट, इसने दोनों कट्टियों से उंगली को दबाते हुए सोचा, इसमें किसने कहा था कि वो अब्दुल रहमान है? किसी ने नहीं। इसने आने के साथ इसकी तस्वीर देखकर अजय खुद ये फर्ज कर लेते कि वही अब्दुल रहमान होगा। तो वो नहीं जानती थी कि आने का एक दूसरा बेटा भी है। इनका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसे पहले अदलार छोड़कर चला गया था। हाँ, वही तो था इनका गुमशुदा बेटा। तभी तो इसकी तस्वीर घर में हर जगह लगी थी। पाशा बे, मिस्टर पाशा, इसी नाम से जहां इसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था। जब इसने इनकी बातें सुनी थी, अब्दुल रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फोन मुसलसल बजे जा रहा था। इसने उठाकर मेज पे रखे फोन को देखा। बाकी सेक्रेटरी को कहा भी था कि उसे मत डिस्टर्ब करे, मगर कोई सुने तो। इसने रिसीवर उठाया। जी मैम, वलीद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, उसे कर रहे हैं, मैं इन्हें भेज दें। इसने नागावारी की उठती लहर को दबाकर फोन रखा और सिर्फ इस फजूल आदमी की वजह से इसका किरदार जहान की नजरों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं कि वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था, आज तो वो अच्छी तरह निपटेगी इससे। इसने ऑफिस का लॉक खोला और नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध दी। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव वापस डब्बी में डाल दी। बाकी वीडियो वो घर जाकर देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी, वक्त का कुछ पता नहीं चला था। अभी तक इसके असाब शल थे। दरवाजा खुला और वलीद लंबे लंबे टक भरता दाखिल हुआ। हमेशा की तरह इसके लबों पे इस्तेज़ाहिया मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पे टेक लगाए दोनों हाथों पे कोहनियां जमाए उसे आते देखती रही। कैसी हैं आप मैडम एमडी? इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए वो बोला। आप बताएं, क्या काम था? वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात फिर से ताजा हो गई थी। क्या सोचता होगा जहान इसके बारे में? उफ, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। मैं आपके खिलाफ करारदाद ला रहा हूँ। वो तपा देने वाले मुस्कुराहट के साथ उसकी मेज से पेपर वेट उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। कैसी करारदाद? इसने हत्तुल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने की
सही की। आप जानती हैं कि अगर सारे डायरेक्टर्स मिलकर एमडी के खिलाफ करारदाद लाएं, अदम एतमाद की करारदाद, तो एमडी को हटाया जा सकता है। वो खामोशी से देखती रही। शायद वलीद ने ताजा ताजा कंपनी लॉ पढ़ा था, वरना इसे यह ख्याल पहले दिन आ जाना चाहिए था। कल आप इस ऑफिस से बाहर होंगी। मुझे अफसोस हो रहा है, मगर हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। आप जैसी औरतों को की जगह तो घर में होती है, मदरसे में, इधर नहीं। वो अब भी लब बीचे उसे देखती रही। आप यूं कर अपनी जरूरी अशिया समेट ले। आखिरकार कल आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। मैं ही बताने आया था इधर। वो फातिहाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। बैठे। उसने उंगली से एकदम इतने तहक्कुम से इशारा किया कि वो भी इख्तियार अगले ही पल वापस बैठ गया। अब मेरी बात सुने। हाँ, दोनों मुठिया में इस पे रखी कुर्सी पर जरा आगे हुई। मैंने मंगल वाले रोज हेड आर्किटेक्ट और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी। सुनना चाहेंगे? वलीद के चेहरे के तासुरात नाकाबिले फहम हो गए। इसने सवालिया अबरू उठाई। कौन सी गुफ्तगू? अनजान बनना आपको फायदा नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि स्ट्रेट सेंटर के प्रोजेक्ट प्लान में आपके कहने पे आर्किटेक्ट ने गड़बड़ की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था, इनके मालिकान से आपके गहरे रवाबित हैं। ये सारी आपकी अपनी कही बातें हैं। मेरे पास सबूत है। वो कह रही थी। वलीद के लब पिच गए और अबू तन गए। ऑडियो किसी चीज का सबूत कभी नहीं होती मैडम। मुझे कोर्ट में किसी को कुछ नहीं दिखाना। मुझे सिर्फ अपने अब्बा को सब बताना है। वैसे भी वो अब ठीक हो रहे हैं। इसी हफ्ते दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज जब मैं घर जाकर उनको आपकी असलियत बताऊंगी तो वो अपनी बेटी की हर बात फौरन मान लेंगे। हमारी कंपनी लॉ के मुताबिक अगर ऐसा ट्रेजर साबित हो जाए तो न सिर्फ आपके शेयर्स फ्रीज हो सकते हैं, बल्कि आप अब्बा को जानते हैं, वो अपने साथ दागा करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ते। सड़क पे ले आएंगे वो आपको। वलीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो गुस्से से गुर्राया था। मैंने कंपनी के साथ कोई दगा नहीं किया। अगर तुमने अपने अब्बा को कोई उल्टी सीधी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने मुस्कुराकर सर उठाकर वलीद की तरफ देखा। किसी से तो वो भी डरता था। मैं देख लूंगा तुम्हें। एक शोला मारने का इस पर डालकर वो मुड़ा और तेज तेज चलता बाहर निकल गया। इस आदमी की समझाने के लिए वो इसके साथ बैठी थी। वो इसकी हरकत इसने जहान की नजरों में मशकूक बना दिया था। अब जहान इससे मिलेगा तो वो सबसे पहले यही बात क्लियर करेगी। जहान। वो एकदम चौंकी। वीडियो उसने लॉकर से 1 माह कबल निकाली थी। सारी बातें तो पुरानी हो गई। वो अभी कहा था। पिंकी ने पसर बॉक्स से थमाते हुए कहा था कि जब तक वो उसे खोल पाएगी तब तक वो शायद इस दुनिया में ना रहे। नहीं, वो यूं ही कह रहा होगा। इसने सर झटका। वो जान को ढूंढ लेगी। वो इसे कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इसने मोबाइल निकाला। वो सुबह से साइलेंट पे था और अम्मा की कई मिस कॉल्स और मैसेज आए पड़े थे। इसने मैसेज खोला। वो कह रही थी कि इन्हें अब्बा की गाड़ी और ड्राइवर चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऑफिस फोन करके ये दोनों मंगवा लिए थे। एक और पैगाम उन्होंने बताया कि वो जफर की गाड़ी के साथ भेज रही है, वो उसे घर ले आएगा। बस कार बेचकर जफर को वापस जाने का कह देती। जरूरी था कि ताया अब्बा का मुलाजिम भी उधार लेने का एहसान लिया जाए। इसे ख्वाह में ख्वाह कोफ्त हुई। बहरहाल इसने सर झटक कर फोन बुक में से आयशे के घर का नंबर ढूंढकर मिलाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर इसने हलीमा आंटी का नंबर मिलाया। वो यकीनन इनसे होटल ग्रैंड तक का नंबर ले सकती थी। जहान वही होगा। आलू। वो उदास मगर बारीक सी आवाज उसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। बहारे, मैं हया बोल रही हूँ। ओ हया, तुम कहाँ चली गई थी? वो जैसे बहुत सी उदास लग रही थी। मैं घर आ गई थी, मगर तुम, मुझे पता चला कि तुम लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हो। सब चले गए हैं, मैं नहीं गई। मैं अकेली रह गई हूँ। वो जैसे आंसू पीते कह रही थी। आयशे भी नहीं है, आने भी नहीं है, सब चले गए। अब्दुल रहमान, वो कहाँ है? इसकी आवाज में लर्जिश थी। वो सुबह आया था, मुझे इतना सारा डांट कर गया। इसने कहा वो जा रहा है और ये क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। किधर किधर गया है वो? एकदम बहुत से आंसू उसकी पलकों पे आ रुके थे। मुझे नहीं पता, मगर वो जैसे ठहरी। इसने कहा था कि इसने तुम्हें आने से कुछ दिन पहले बता दिया था कि वो किधर जाएगा। तुम्हें पता है या नहीं? वो हैरान हुई। इसने तो मुझे नहीं बताया। आंखें इसने हाथ से रगड़कर साफ की। मगर तुम फिक्र मत करो बहारे, मैं अगले हफ्ते तुर्की आऊंगी ना, मुझे अपनी क्लियरेंस करवानी है, तब मैं और तुम मिलकर उसे ढूंढेंगे। हम इसे ढूंढ लेंगे, तुम मेरे आने तक वहीं होगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो जैसे सारे जमाने से खफा हो रही थी। इसने फोन बंद कर दिया। कितनी देर वो सर डेस्क पे रखकर आंखें बंद किए बैठी रही। इसका जहन सिर्फ एक ही बात में मरकूज था। जहान ने उसे जाने से कबल नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। फिर इसने बारे को ऐसा क्यों कहा? ये वीडियो तो पुरानी थी, जबकि बाहर नहीं जाने से कबल इसके अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब बताया जहान ने इसे?
जब वो अपनी चीजें समेट कर उठी तो भी इसका जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सब जा चुके थे, वो शायद अकेली रह गई थी। जब वो लिफ्ट के दरवाजे में दाखिल होने लगी तो फरकान भी साथ ही दाखिल हुए। आप अभी तक यहीं हैं? वो इनको देखकर जरा हैरान हुई थी। कुछ कागजात लेने आया था। वो इसी सर्द मोड़ लेते हुए बोले। तनाव और बर्फ की दीवार अभी तक बीच में हायल थी। इसे फिर से अम्मा पर गुस्सा है कि क्या जरूरत थी जफर को बुलवाने की। वो गाड़ी छोड़कर चला जाता, वो खुद ड्राइव करके आ जाती। इनका एहसास लेना जरूरी था। और जहां इसने कब बताया कि वो किधर जा रही, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, उसने पीछे हटकर आया को रास्ता दिया। वो निकल गए तो वो सुस्त रवि से उलझी उलझी से चलती बाहर आई। जहान ने कब बताया? झूले पे उस रात, या अस्पताल में जब वो दोनों अब्बा के पास थे, या बात सुनो, बात सुनो मेरी। वलीद पता नहीं कहां से सामने आया। हम भी अख्तियार एक कदम पीछे हुई। लॉबी खाली थी सिवाय शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड के, जो इनको देख ही रहा था। क्या है? अगर तुमने सुलेमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उंगली उठाकर चबा चबा कर बोलता वो सितम भी कर रहा था। हाया ने कोफ्त से उसे देखा। ये धमकियां किसी और को दो। मैं जा रही हूँ घर और मैं अब्बा को साफ साफ बता दूंगी। कर लो जो तुमको करना है। इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर वो इसके एक तरफ से निकल कर आगे बढ़ गई। वलीद कुछ कहे बिना तेज कदमों से चलता इसके दाएं तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। वो गार्ड को मामूल की हिदायत देने के बाद बाहर की सीढ़ियां उतरने लगी। बाहर आसमान नीलाहट भरी स्याही से भरता जा रहा था। वो अभी तक जहान के बारे में सोच रही थी। इसने कब बताया था इसे कि वो कहाँ जा रहा है? उस सीढ़ी उतर कर अब एक तरफ बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। इसकी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी। इस तक पहुंचने के लिए इसे चंद कदम इसी लंबी चौड़ी रोड पर चलकर जाना था। वो बहुत गायब दिमाग से कदम उठा रही थी। अगर जहान कह रहा था कि इसने हाया को बताया था तो इसने बताया होगा। वो सीधी तरह कोई भी बात नहीं कहता था। इसकी हर बात पहली होती थी। आखिर इसने कब बताया? रोज पे चलते हुए इसने जहन पे जोर डालने की कोशिश की। कहीं दूर से कोई पुकार आता, इसके नाम की पुकार बार बार पड़ रही थी। वो इतनी उलझी थी कि सुन ही नहीं पाई। तेज रोशनी से इसके पीछे से आ रही थी, साथ ही टायर्स की आवाज। एकदम जैसे किसी ख्वाब से जाकर वो चौक कर पलटी। वो वलीद की गाड़ी थी। वो तेज रफ्तार से इस रोड पे चलाता आ रहा था। इसके ऊपर चढ़ाने के लिए वलीद रुको। इसके लबों से एक कराह तक न निकल सकी। सांस रुका और साथ में पूरा वजूद शल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी न सकी। तेज हेडलाइट्स इतने करीब थी कि इसने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपने दोनों हाथों ही को चेहरे पे रखा। दूसरे लम्हे जोर की टक्करने से सड़क के दूसरी तरफ लुढ़का दिया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। होटल ग्रैंड के बालाई मंजिल के उस पुरतैश पावर ऑफिस में परफ्यूम की खुशबू के साथ सिगरेट की महक भी फैली थी। वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा लैपटॉप पे होटल के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। करीब पड़ा एस्ट्रे सिगरेट के अजरे टुकड़ों और राख से भर चुका था। ये इसकी वही बुरी आदत थी जिसे वो वहां चाहकर भी नहीं छोड़ सका था। इसकी गैर मौजूदगी में होटल उस्मान शब्बीर देखते थे। वो एक अच्छा ईमानदार आदमी थे। इनका बेटा सफीर भी होटल में काम करता था, लेकिन जहान की कोशिश होती है वो इस लड़के को एडमिनिस्ट्रेशन के मामला से दूरी रखे। सफीर कदर खैर जिम्मेदार फितरतन लालची वाकई हुआ था। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे, सो इनकी गैर मौजूदगी में से सफीर को जरा खींच कर रखना था। कल, हाँ, कल जा रहे थे उस्मान शब्बीर पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट देखते वो एकदम चौंका। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे और उनकी वापसी भी जल्दी मुतवक्की थी। क्या वो इन्हीं तारीखों में वापस आएंगे जब पाकिस्तान से 2 एक्सचेंज स्टूडेंट्स हया सलमान और खतीजा राना इस्तांबुल आएंगी? कुछ देर वो इसी नहज पे सोचता रहा, फिर सेल फोन उठाकर देखा हयात की ईमेल्स मेल बॉक्स पे लगे क्लोन के बाइस से मिलती रहती थी। इसने आज की मेल्स चेक की। ताजा तरीन मेल इसकी टिकट की कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था जो ड्रोम अलॉटमेंट के लिए हया ने पुर करके भेजा था। उसे ये मेल सुबह मिली थी। वो मसरूफियत के बायस पढ़ नहीं सका था। अब पढ़ी तो बेख्तियार चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब करती हूँ, सब झगड़ा लू, पागल लड़की। क्या क्या लिखकर सब अंजे वालों को भेज रही थी। इन्हें वाकई अभी से खोखार किस्म की लड़कियों के साथ ड्रो देना था। इसने इसी मुस्कुराहट के साथ सर झटका और फिर टिकट वाली मेल चेक की। 5 फरवरी को इन दोनों लड़कियों की फ्लाइट थी। अभी इसमें पूरे 2 हफ्ते थे। अब क्या करना चाहिए उसको? बिलाखिर एक फैसले पर पहुंचकर उसने फोन उठाया। उस्मान साहब की एक्सटेंशन मिलाई। हेलो उस्मान बे, आपने वापस कब आना है? बिना तहमीद के इसने काम की बात की। बिना वजह की तमीज़ें तो इसे आती नहीं थी और उससे सख्त नफरत थी। 15-20 दिन तक। क्यों 15 या 20 दिन? 8 फरवरी फ्लाइट है आपकी, आप हिसाब लगा लें। तकरीबन वो जैसे खुद ही गिनने लग गए। क्या आप इत्तेहाद एयरलाइंस की 5 फरवरी की फ्लाइट ले सकते हैं? असल में छोटा सा मसला है। मेरे एक दोस्त की बहन अपनी फ्रेंड के साथ इस्तांबुल आ रही है। फिर इसने मुख्तसरन
अल्फाज में उनको समझाया कि इनके दरमियान कुछ फैमिली क्लैश हैं, वो इनके बारे में कुछ फिक्रमंद है कि पहली दफा इस्तांबुल आने के पेश नजर इनको यहाँ कोई मसला ना हो, सो वो चाहता है कि उस्मान शब्बीर इनसे अपना तारुफ करवा दें ताकि अगर कभी मुश्किल हो तो वो इनसे राब्ता करे। तो वो फौरन अब्दुल रहमान को बताएं, लेकिन जाहिर है इसका नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए, सख्त किस्म का ईगो इशू है। मुतवक्का तौर पर उस्मान शब्बीर ने फौरन हामिद भाई फोन रखते हुए अब पहले से ज्यादा मुतमईन था, पता नहीं वो कब इससे और मम्मी से राब्ता करती है, इस दौरान इसको कहीं कोई मसला ना हो। वो इसकी बीवी थी, इसकी जिम्मेदारी, और अगर वो जान भी ले कि उस्मान शब्बीर अब्दुल रहमान पाशा के कहने पे ये सब कर रहे थे, तब भी वो ये सब नहीं जान सकती थी कि अब्दुल रहमान पाशा कौन था। आखिर वो जान भी कैसे सकती थी? अब्दुल रहमान पाशा और अब्दुल रहीम पाशा ये दोनों हबीब पाशा की पहली बीवी के औलाद थे। हबीब पाशा एक दरमियाने दर्जे के भारतीय बिजनेसमैन थे। वो कुछ वजूहत की बिना पर पहली बीवी और 2 बेटों को छोड़कर कई बरस कबल इस्तांबुल आ गए थे। तुर्की में उन्होंने उम्मतुल्लाह नामी खातून से शादी की थी और फिर यहीं के होकर रह गए। इन दोनों का एक ही बेटा था, तैयब हबीब पाशा अलमारूफ पाशा भी। अरबी और उर्दू के वो नाम जिनके आखिर में बे आता है, तुर्क जबान में वहां से बे हटाकर पे या पी लगा दिया जाता है। वो अरब को अरब, जैनब को जैनब और तैयब को तैयब लिखते हैं, मगर हम इसे तैयब ही लिखेंगे। बियुकदा में उम्मतुल्लाह का खानदानी घर वो उस्मानी तरस का सफेद महल था। तैयब हबीब अभी छोटा था जब हबीब पाशा का इंतकाल हो गया। तब उम्मतुल्लाह अपने बेटे को लेकर अनातोलिया के एक गांव चली गई जहां इनके रिश्तेदार रहते थे। यूं वो घर बंद हो गया। कई बरस वो घर बंद रहा। फिर तैयब हबीब जवानी की दिली जुबूर करते ही फिक्रे माश की खातिर अदलार शहजादों के जजीरे पे आ गए। इसने वो घर खोला और फिर एक शहजादी की तरह जीने की ख्वाहिश के साथ बियुकदा रहने लगा। दूर अनातोलिया के एक छोटे से गांव में बैठी इसकी सादसी मां नहीं जानती कि अदलार में कैसे लोगों में उठता बैठता है। उम्मतुल्लाह ने बहुत दफा चाहा कि वो बेटे के पास बियुकदा चली आए, मगर तैयब हबीब ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। इसकी माँ इसकी कमजोरी थी, वो इसे बहुत अजीज थी और वो जानता था कि जिस दिन इसकी माँ को मालूम हुआ कि वो माफिया का हिस्सा बन चुका है, उस दिन इसकी माँ मर जाएगी। तुर्क ड्रग और आर्म स्मगलिंग माफिया अपनी मिसाल आप था। बर्तानिया में पहुंचाई जाने वाली 80% ड्रग्स तुर्की के रास्ते ही आती थी। अलबत्ता अदलार का माफिया बरतानवी या सिसिलियन तर्ज का माफिया नहीं था। अतालवी माफिया फैमिलीज मजबूत और मुनज्जम तरीके से एक इलाके में काम करती हैं। लोग किसी मुनज्जम फौजी की तरह दर्जा बदर्जा इस ओहदे में पाते हैं। इस तरह की माफिया फैमिलीज को ट्रैक करना और पकड़ना पुलिस के लिए आसान होता है। अगर अतालवी या सिसिलियन फैमिली के किसी मेंबर को कुछ भी हो जाए, फैमिली वहीं रहती है और अपना काम जारी रखती है। तुर्क माफिया ऐसा नहीं है। वो रूस के करीब होने के बायस रूसी माफिया की तरह काम करते हैं। रूसी फैमिलीज एक इलाके में उठती थी, कुछ अरसे वहां वादातें करती थी और गायब हो जाती थी। कुछ ऐसे बाद चिरों की नकाब बदल कर वो किसी दूसरे इलाके में उठती और ये उनका काम जारी रहता। पुलिस इनके पे हाथ डालना बहुत मुश्किल समझती थी। अतालवी माफिया की तरह वो कदीम तर्ज के जराइम में नहीं बल्कि जदीद जराइम जैसे साइबर क्राइम, जाली कंपनियां, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, स्मगलिंग वगैरह में मुलव्विस होती थी। ईरान से तुर्की और ईरान के रास्ते एशियाई मुल्कों बिलखुसूस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर असला स्मगल किया जाता था और बाद में यही असला दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से मुतासरा ममालिक की एजेंसियों के काबिल एजेंट्स इन फैमिलीज में पेंट्रेट्स करके इनका एतमाद जीत कर इनकी शिपमेंट्स की मुखबरी किया करते थे। किसी को नहीं मालूम था कि कौन सा आदमी असल माफिया फैमिली मेंबर है या किसी दूसरे मुल्क का जासूस। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में जगह बना लेने के बाद दौलत तो बहुत कमाई। साहिल किनारे एक छोटा सा होटल भी खड़ा कर लिया, मगर वो इन लोगों में से था जो बहुत ज़बूहाली के बाद लक्ष्मी को अपने करीब पाते हैं तो अपना माजी और एहसास कमतरी छुपाने के लिए किसी जद्दी पुश्ती रईस का खोज चढ़ा लेते हैं। बल्कि खोज चढ़ाने की कोशिश ही करते रहते हैं, क्योंकि फैशन खरीदा जा सकता है मगर स्टाइल नहीं। तैयब हबीब बिग वेयरहाउस के दरमियान फंस कर रह गया था। जिंदगी का एक लंबा अरसा छोटे लोगों के साथ गुजारने के बाद जहनी तौर पर वो आज भी इसी क्लास में था। भाव ताव करके खरीदारी करने वाला, किसी ढाबे नुमा होटल के शेफ के साथ बैठकर मुल्की हालात पे तबसरा करने वाला। खुद भी वो होटल में अपने पावर ऑफिस के बजाय किचन में पाया जाता था। होटल को इसने भी कभी अपनी माफिया सरगर्मियों का मरकज नहीं बनाया था, वहां एक शरीफ आदमी के तौर पर जाना जाता था। इसकी इसी फितरत के बायस वर्कर इससे खासे बेतकल्लुफ थे। यहाँ पे आकर इसके मसनूई खोल में दरार पड़ने लग जाती, तभी इसने खुद को पाशा बे कहलवाना शुरू किया था।
तुर्की में अमूमन पहले नाम के साथ पुकारा जाता था, जबकि अदलार में आखिरी नाम सरनेम के साथ मिस्टर कहलाना खुद पसंदी और तकब्बुर की अलामत समझा जाता था। मगर तैयब हबीब कभी नहीं जान सका कि इंसान का कद अपने नाम या लकब की वजह से नहीं, बल्कि इसके अखलाक और कारकर्दगी की वजह से बड़ा होता है। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में एक अरसा बतौर फैमिली मेंबर काम किया, मगर फिर ज्यादा पैसे के लिए जहान की एजेंसी ने डीलिंग शुरू कर दी। बहुत जल्द वो इनके मोहरे के तौर पर काम करने लगा। फिर इसने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने एक साथी एजेंट को अपने सौतेले भाई की हैसियत से मुतारिफ करवाया, अब्दुर्रहमान पाशा, जो वाकई इसके सौतेले भाई का नाम था। जान सिकंदर नाम इस्तेमाल करके बहुत जल्द तैयब हबीब की फैमिली में अपना मुकाम बना लिया। फैमिली से बड़ा इसका खानदान नहीं, इसका माफिया का गुरूह था। और चूंकि यह तानवी माफिया नहीं था और इसमें कैपो और मैन मेड नहीं होते थे, सो इसी रूसी माफिया में अपनी जगह बनाना मुश्किल साबित नहीं हुआ। पैसा इस दुनिया के मसाइल हल करने का रेडीमेड हल होता है। जिंदगी और खुशी के अलावा इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। तैयब हबीब और अब्दुल रहमान पाशा एक डील के तहत भाइयों की तरह काम करने लगे थे। तैयब इसे अपनी माँ से मिलवाने भी ले गया था और वो अच्छी तरह जानता था कि एक सादा औरत को अपने नर्म रवैया मोहब्बत अंदाज से कैसे मोम करना है। अमतुल्लाह इसके बारे में बस इतना जानती थी कि वो इनके बेटे का दोस्त है और उसने इनके बेटे की जान बचाई है, जिसके बायस वो इनकी एहसान मानती। चूंकि वो बुयुगदा में नहीं रहती थी, इसलिए तैयब हबीब को ये सब बताने में आर महसूस नहीं हुई। वो सबसे झूठ बोल सकता था, मगर आने से झूठ नहीं बोल सकता था। हबीब पाशा के इंतकाल पे इनके दोनों बेटे इंडिया से यहाँ आए थे। भले दरमियान में कितने बरस गुजर जाए, आने को उनकी शक्लें और रंग अच्छी तरह याद था। वो जानती थी कि अब्दुल रहमान इनके शौहर का बेटा नहीं है, मगर जब इनका अपना बेटा बजट था कि अपने दोस्त को अपने भाई के तौर पर मुतारिफ कराने में इसका फायदा है, तो वो भी इसकी बात निभाने के लिए राजी हो गई। वैसे भी अब्दुल रहमान ऐसा बेटा था जैसा वो तैयब हबीब को बनाना चाहती थी। इसके इक़दार, तहजीब, इखलाक, फर्ज, हर शय आने के लिए फाइज का फखरे बाइस थी। काफी अरसा इन दोनों ने एक साथ बुयुगदा में काम किया। अलबत्ता तैयब हबीब ये नहीं जानता था कि अब्दुल रहमान पाशा ट्रिपल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अदलार में अपना नाम बनाने के लिए इसे तुर्क खुफिया एजेंसी की मदद चाहिए थी, ताकि गिरफ्तारी की तलवार सर पे लटकना बंद हो जाए। बदले में वो माफिया की मालूमात तुर्कों को देता था और अगर इसे तुर्कों की खबर मिलती तो माफिया तक पहुंचा देता था। यूं एक खालिस ट्रिपल एजेंट था जो सिर्फ अपनी एजेंसी के साथ वफादार था। ताश के पत्तों का घर इसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था और उसे मालूम था जिस दिन ये पत्ते जरा सी फूंक से उल्टे, उस रोज वो अपनी जान बचाने के लिए तुर्क और माफिया दोनों से भाग रहा होगा। मगर फिर खतरात के बगैर भी कोई जिंदगी होती है क्या? इसने नामहसूस अंदाज में तैयब हबीब के होटल ग्रैंड में अमल दखल शुरू कर दिया। वो तैयब हबीब से बरक शख्सियत का मालिक, वर्कर से खास फासला रखने वाला बॉस था। इसकी बेशकीमत सूट, वो कीमती पत्थर वाली अंगूठियां जो बाजार सोने की लगती हैं, और ग्लासेस, हर शय तैयब से मुख्तलिफ और परफेक्ट हुआ करती थी। पाकिस्तान से इजाजत थी कि वो चाहे तो यहाँ शादी कर सकता है। वतन वापसी पे इसको पाकिस्तानी शरीयत दी जाएगी, मगर वो इस नहज पर नहीं सोचा करता था। फिर एक रोज तैयब हबीब अचानक से यूनान में गिरफ्तार हो गया। इसमें जहान का कोई कसूर नहीं था। हाँ, वो तैयब को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। इसके बॉस ने कह दिया कि वो खामोशी से अपना काम करे और तैयब को इसके हाल में छोड़ दे। इसने भी छोड़ दिया। अपनी मर्जी इसका काम वो नहीं चला सकता। तैयब ने कई दफा ऐसा पैगाम पहुंचाया कि वो इसके लिए कुछ करे, मगर इसने सुनी अनसुनी कर दी। अलबत्ता एक बात जान ने इसकी मानी, और वो ये थी कि इसकी माँ को कुछ खबर ना हो कि वो जेल में। इसने सबको कह दिया कि वो खुद भी लाइल में कि पाशा बे कहाँ है। इस काम में इसका हाथ हो सकता है, आने का भी आ सकता, सब्र भी नहीं कर सकती थी। वो गवाती कि अब्दुल रहमान पाशा से बहुत मोहब्बत करता है ये, और इस पे पानी की तरह पैसा बहाता है। इनको मालूम था कि इनके बेटे के होटल को तरक्की सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहमान के तजुर्बे व सरमाए से मिली है। वो भला कैसे इस पे शक कर सकती थी? बस वो बहुत उदास और परेशान रहने लगी थी। वो इनके लिए दुखी था, मगर इसे हुक्म नहीं था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाशा बे के लिए यूनान चला जाए। फिर गिरदनवा में हर जगह इसने कहना शुरू कर दिया कि पाशा बे काम के महज यूनान मुंतकिल हो गई। गिरफ्तारी से गैर आजमी थी कि इस बात से सब मुतमईन थे और सब कुछ ठीक जा रहा था। तैयब हबीब पाशा के जाने के बाद इसने होटल का कंट्रोल संभाल लिया था। पहले इसने मुलाजमीन को काबू किया। लोग लालच या खौफ से ही काबू में आते हैं, इसी तरह इनसे काम निकलवाया जाता है। जिसको वो लालच देकर वफादार बना सकता था, उसको वैसे बनाया, और फिर हर वर्कर की जिंदगी के स्याह और आग छाने, ताकि सब जब कभी वो टेढ़पन करें तो वो उसकी रस्सी खींच सके। अब वो होटल ग्रैंड का बिला शिरकत गैर मालिक था और इसने अदलार में भी अपनी एक शोहरत बना ली थी। अब तबाने के साथ वो 2 लड़कियां आ गईं। वो अम्मतुल्लाह हबीब की रिश्ते की पोतियां थी। इनके माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था।
वो गांव में आने का वाहिद रिश्तेदार घर रहा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद इनके अकेले गांव में रहने का कोई जवाब ना था, तो उम्मत अल्लाह उनको साथ ले आई। जहान को आज भी वो दिन याद था जब वो पहली दफा इन लड़कियों से मिला था। आने से इसको फोन पे बताया था कि वो 2 बच्चियों को साथ ला रही है। वो इस वक्त होटल में था। बाद में जब वो घर पहुंचा तो बिना शॉप अंदर दाखिल होते हुए वो लाउंज में बैठी वो लड़कियों को देखने लगा। एक स्कार्फ लपेटे बड़ी लड़की थी और दूसरी घुंघराली पोनी वाली छोटी बच्ची। वो बच्ची पानी पीकर गिलास रख रही थी। जब इसने बड़ी लड़की को तासुफ से नफी में सर लाके कहते सुना, बाहर गोल पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। याद है हमारा वो चूजा जो अपनी कटोरी से पानी चोंच में लेने के बाद गर्दन उठाकर आसमान को देखकर पहले शुक्र अदा करता था और फिर गर्दन झुकाकर दूसरा घूंट पीता था। छोटी बच्ची ने इससे भी ज्यादा तासुफ से पेशानी पे हाथ मारा, मगर आयशे गोल वो तो गर्दन इसलिए ऊंची करता था कि पानी इसके हलक से नीचे उतर जाए। मुझे बाबा ने खुद बताया था। उसे जैसे अपनी बड़ी बहन की कम इल्मी पे अफसोस हो रहा था। तुम नहीं सुधरोगी। बड़ी लड़की उठाकर गिलास को किचन की तरफ चल दी। वो जो लॉबी की दरवाजे की ओर में खड़ा बाहर निकलकर सामने आया किसी मक्की में जन के लिए कमर फैमिली में किसी नए फर्द का इजाफा खुश आइन बात नहीं होती। वो भी इनके आने से खुश नहीं था। छोटी बच्ची ने हाथ पे चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर भी अख्तर उसके जूतों को इसकी बुरी सब्ज आंखों में हैरत उभर आई। वो वाकई गांव की लड़की है। तुमको नहीं मालूम था कि इस्तांबुल के हाई एलीट घर में जूते पहनकर दाखिल होते हैं। मरहबा, क्या तुम आने की बेटी हो? अगले लम्हे वो हैरत बुलाए उसे दिलचस्पी से देखती इसके सामने आ खड़ी हुई। और तो वो गर्दन झुका कर इस नन्ही सी लड़की को देख रहा था। मैं बहारे गुल हूँ, अनातोलिया की बहारे गुल। तुम्हारा मतलब गुल बहार? इसने सवाल अब उठाई। तुर्की में कभी भी गुल और बहार को बहारे गुल कहकर नहीं मिलाते, बल्कि गुल बहार का मुरक्कब बनाया जाता था। नहीं, मैं बहारे गुल हूँ, ये ईरानी नाम है और इसका मतलब है गुलाब के फल पे आई बहार। पता है मेरा ये नाम क्यों है? क्यों? मेरी अनम यानी माँ का नाम आए गुल था, यानी चांद का फूल। मेरी नानी का नाम गुज्जे गुल था और बहन का नाम आयशे गुल है, यानी हमेशा जिंदा रहने वाला गुलाब। इसने बहुत समझदारी से किसी रटे रटाए सबक की तरह अपने नाम की वजह ये तस्मिया बयान की, जो शायद महज खामावास करने के लिए रखा गया था। बहुत दिलचस्प। तुर्की के सारे फूल तो आपके खानदान में है। तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? शायद गोभी का फूल। वो जरा मुस्कुराहट दबाकर बोला तो बाहरी की आंखें हैरत से वाह। फिर देखते ही देखते इनमें शराब की चमक उभरी और वो मुस्कुराई। नहीं, इनका नाम गफरान है। बाहरी गुल उसी पल इसकी बहन किचन से बाहर निकली। जल्दी से नाखून काट लो, लंबे नाखून बिल्लियों के अच्छे लगते हैं, लड़कियों की नहीं। फिर इस पे निगाह पड़ी तो संजीदगी से मरहबा कहकर आगे निकल गई। बाहरी गुल ने अफसोस से अपनी बहन को जाते हुए देखा, फिर इसकी तरफ चेहरा करके बहुत राजदारी से बताया, बुरा मत मानना, मेरी बहन आधी पागल है और शायद बहुत अरसे बाद बहुत जोर से हंसा था। उसी दिन उसकी छोटी सी शरारती और ज़हीन सी लड़की से एक वाबस्तगी से पैदा हो गई। वो इसकी हर बात पे नहीं हंसता था, ना ही बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ होता था, मगर इस बच्ची को तो जैसे वो पसंद आ गया था। वो स्टडी में बैठा काम कर रहा है तो वो दबे पांव आकर इसके करीब बैठ जाएगी। सुबह वो होटल जाने के लिए तैयार है तो कभी इसके जूते पॉलिश करके ला देगी तो कभी गिलास साफ करके। बाद में से मालूम हुआ कि वो आयशे करती थी या मुलाजमा, मगर मजाल है जो बाहर एक गुल ने कभी किसी और को क्रेडिट लेने दिया हो। वो अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ जरा बाकी तबीयत की मालिक थी। आयशा ऐसी नहीं थी, वो कम बोलने वाली, धीमी और संजीदा मिजाज एक फासले पे रहने वाली लड़की थी। इन दोनों की बातचीत डाइनिंग टेबल पर ही होती या यूं ही गुजरते हुए, मगर वो शुरू से ही इसकी तरफ से शौरी तौर पर फिक्रमंद रहने लगा। वो इसे वाकई तैयब हबीब का सुतेला भाई समझती थी, मगर जो भी था वो इस घर की मालकन बन गई थी। ये सफेद महल आने ने आयशे के नाम कर दिया था और इसने कोई एतराज नहीं किया था। वो कानूनी तौर पर आने और हबीब तैयब की असल वारिस थी। अगर कभी वो होटल के मामलात में दखल देने लगे तो वो क्या करे? 20 साल की लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, मगर इसका मानना था कि इंसान का कुछ पता नहीं होता और लोगों पे एतबार तो वैसे भी नहीं करता था वो। फिर कुछ अरसा गुजरा तो आयशे के कानों में भी लोगों की बातें बढ़ने लगी। आने तो इबादत में मशगूल रहने वाली एक बहुत ही गैर सोशल खातून थी, इनकी तरफ से इनको फिक्र नहीं थी, मगर जब आयशे उलझी रहने लगी एक दिन सुबह इसने जहान को कहा कि शाम में वो इससे बात करना चाहती है तो वो अच्छा कहकर बाहर निकल गया, मगर अंदर से वो जरा परेशान हो गया था। ताश के पत्तों का घर बिखेरने के लिए आने वाला झुका वो मन वहां से आता है जहां से कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अब इससे
लड़की को अच्छे से संभालना था उसने, ताकि वो इसके लिए कोई मसला ना पैदा करे। इंसान को काबू इनकी कमजोरी से की जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके मामले में दखल ना दे तो आपको नामहसूस तरीके से उस शख्स को उसके अपने मामलात में उलझाना, मसरूफ करना पड़ता है। आशिक की कमजोरी उसका दीन था। वो बहुत मजहबी और प्रैक्टिसिंग किस्म के मुसलमान थे। यहाँ तक एक रोज वो सोती रह गई, उसकी फजर छूट गई तो वो पिछले बागीचे में बैठकर कितना रोती। तो शाम जब वो इससे बात करने आई तो वो स्टडी में कुरान खोले बैठा था। कुरान पढ़ने का जो वक्त उसे जेल में मिला था फिर दोबारा कभी नहीं मिल सका था। अब बस कभी कभी वो कुरान पढ़ पाता था। अब भी आयशा आई तो जहान ने उसकी सुनने से पहले अपनी कहनी शुरू कर दी। वो जानता था कि आयशा के नजदीक स्कार्फ लेना जिंदगी और मौत का मसला था और बाहर गुल इस चीज से सख्त बेजार थी। इसने सूरह अहज़ाब खोली और उससे पूछने लगा कि क्या वो जानती है सूरह अहज़ाब में आयत हिजाब क्यों उतरी है, और ये कि ये एक पहल है। वैसे तो सूरह नूर भी आयत खुमार है, मगर असल आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में है। क्या वो ये पहली हल कर सकती है? और ये बात पहले इसने किसी स्कॉलर से सुनी थी। अलबत्ता इसने स्कॉलर को पूरा लेक्चर नहीं सुना था, इसलिए वो खुद नहीं जानता था कि इन तीनों चीजों में क्या तशबीह है। मगर आयशा अपना मसला भूल कर इसी बात में अटक गई। इसके बाद जहान ने इसे अपने खिलाफ फैली खबरों को दुश्मन की फैलाई हुई अफवाह समझकर नजरअंदाज करने पर बहुत अच्छे तरीके से कायल कर लिया। आयशा जब इसके पास से उठकर गई थी उसका जहन शकूक व शुबहात से खाली था और वो सिर्फ सूरह अहज़ाब की पहली के बारे में सोच रही थी। फिर वो रोज सुबह पिछले बागीचे में कुरान और एक कॉपी लेकर बैठ जाती और कलम से इसकी कॉपी पर खुदा जाने क्या क्या लिखती रहती। एक दिन आखिर इसने जहान को वो पहली भी अपने तौर पे हल करके बता दी। अब वो इसे दोबारा कैसे मसरूफ करे। खैर इसने हल निकाल लिया। उस्मान शब्बीर की बीवी हलीमा जदीसी के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। इसने आयशा को वहां भेज दिया और वो तो जैसे अपने से लोग ढूंढ रही थी। वो रोज सुबह उधर जाने लगी। बाहर ने अलबत्ता जाने से साफ इनकार कर दिया। आयशा को मसरूफ करने के लिए इसने ये भी चाहा कि वो कॉलेज में दाखिला ले, मगर गांव छोड़ने की वजह से इन दोनों का तालीमी साल जाया हो गया था। सो वो दोनों मिस्र थी कि अगले साल दाखिला लेंगे। फिर एक रोज इसने भारे के पास चाइनीज पजल बॉक्स देखा तो भारे ने इसे बताया कि वो फन आयशा को किसी चीनी बूढ़े ने सिखाया था। ये बात बहुत हौसला अफजा थी। इसने आयशा को समझाया कि इसे ये 2 बॉक्सेस दोबारा से बनाकर बेचने चाहिए। इसी मकसद के लिए काफी वक्तों से इसने आयशा के लिए बेरकदा के जंगलों में लकड़ी काटने का परमिट बनवा दिया था। बिलाखिर वो दोनों लकड़ी अपने अपने कामों में इतनी मसरूफ हो गई थी इनके पास अब्दुल्ला बिन पाशा के मामलात में मदाखलत का वक्त नहीं रहा था। आयशा तो जैसे अब उस पर शक नहीं कर सकती थी ये शख्स कुरान को इतनी गहराई से पढ़ता हुआ भला बुरा आदमी कैसे हो सकता था। चंद रोज मजीद आगे सर के हर काम में बिताते हुए इसकी लाशऊर में दिनों की गिनती जारी थी। 5 फरवरी यानी इसकी बीवी के आने में कितने दिन थे? 10, 9, 8। फिर ये एहसास होने लगा कि वो इसके बारे में फिक्रमंद भी रहने लगा है। हाँ ठीक है, इतना ख्याल तो इसे इस्तांबुल में मुकीम अपनी सगी माँ का भी था कि वो इनके मुतालिक बाखबर रहा करता था और बार बार इनके आने के बारे में पता करता रहता था। अब इसकी बीवी का भी हक था कि वो इसका ख्याल रखे। पाकिस्तान में एक तरह से वो फारिग था, वहां हर वक्त गिरफ्तारी का खदशा नहीं होता था, लेकिन इस्तांबुल में वो अपनी बीवी के हर मूव पे नजर नहीं रख सकता था, मगर रखना जरूर चाहता था कोई ऐसा आदमी जो काबिल एतबार हो, जो इसकी निगरानी कर सके। हाशिम उल हस्सान का नाम सबसे पहले इसके जहन में आया था। हाशिम इससे पहले भी इसके कई ऐसे काम कर चुका था। जान ने फौरन इससे राब्ता करना चाहा तो इसकी बीवी ने बताया कि वो दुबई गया हुआ है। हाशिम छोटे मोटे जुराइम में मुलविस रहने और इस्तांबुल में जेल रिकॉर्ड रखने के बाद यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं कर सकता था। पता नहीं दुबई में इसका कौन बैठा था, मगर वो उधर चला गया था। अलबत्ता वहां भी इसकी कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। शायद इसका बच्चा बीमार था और इसको काफी रकम की जरूरत थी। जहान ने इसे बुलवाया, मगर शाम ने अबू धाबी से इसी फ्लाइट पे आने का कहा कि ये वही फ्लाइट जो है और इसके दोस्त को लेनी थी। वो चाहता था कि हाशिम एयरपोर्ट पर से सफेद फूलों का गुलदस्ता पहुंचा सके, इसलिए ताकि हया सफेद फूलों को भेजने वाले को ना भूले, मगर ये ना हो सका। हाशिम ने वापस आकर इसे बताया कि जब वो फोन पे बात कर रहा था तो वो लड़की इसके पास कार्ड डालने का तरीका पूछ नहीं थी। ऐसे में वही इसको चंद मिनट बाद फुला कर दे, ये ठीक नहीं था। हाशिम की बात सुनकर जान एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था। जिंदगी में हर चीज फिर अपनी प्लानिंग से तो नहीं होती ना। 5 फरवरी को हया ने आना था और उसी सुबह एक सरप्राइज इसके ऑफिस में इसका मुंतजर था। सैयद हबीब पाशा वो ऑफिस आ गया था। जाने वो कैसे फरार होकर वापस पहुंचा था, मगर वो बहुत बुरे हाल में था। इस्तांबुल में इसके दुश्मन बढ़ गए थे और वो इनसे बचने के चक्कर में बिल्कुल किसी मफरूर मुजरिम की तरह खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहा था। वो जहान से सख्त बदगुमान भी था कि इसने इसकी कोई मदद नहीं की। बादशाह भी बार बार यही कह रहा था कि जहान ने इसे धोखा दिया। वो इसकी दूसरी शराब से भी वाकिफ था कि बर्गर किंग इसका रेस्टोरेंट था जहां हालात खराब होने की सूरत में जहान चला जाया करता था। अब इसका ऐसा था कि जहान और इसकी एजेंसी अपना वादा पूरा करे
और इसको अपने खानदान समेत किसी दूसरे मुल्क सेटल करवाते। जान जाता था कि एजेंसी ये करवा देगी, मगर फिर भी वो चाहते थे कि पाशा बे जरा सब्र करे। मगर पाशा बे को बहुत सा पैसा और नई जिंदगी बहुत जल्दी चाहिए थी। वो बहुत लड़ झगड़ कर वहां से गया तो वो फेरी लेकर इस्तांबुल आ गया। बर्गर किंग और होटल ग्रैंड पे दो वाहिद जगहें थी जहाँ पाशा बे से मिलने आ सकता था। ऐसे झगड़े को वो बर्गर किंग पे करने का मुताहम्मिल नहीं था, मगर होटल ग्रैंड पे नहीं। मम्मी से वो आज मिला था। वो इसके आने पे हंस पे तवक्का बहुत खुश थी, मगर ज्यादा खुश अपनी भतीजी के आने की थी। वो चाहती थी कल या परसों वो होटल जाकर हया से मिल आए। पता नहीं वो इधर खुद आए या नहीं। इसने कह दिया कि वो नहीं जाएगा। इसका साथ एक ख्याल था कि सलमान मामू की बेटी इतनी जल्दी तो खुद उनसे मिलने नहीं आएगी। मगर अगले दिन जब वो किचन में खड़ा मम्मी का कैबिनेट जोड़ रहा था तो इसका फोन बजा। जहान ने फोन निकाल कर देखा, ये इसका जीपीएस ट्रेसर था, जो अगर इसकी हदूद में आता तो बजने लगता। यानी अगर इससे एक फासले तक वो आएगी तो ट्रेसर जहान को इतला देगा। ये इसने इसलिए कर रखा था कि अगर कभी वो किसी खास मेहमान के साथ किसी जगह मौजूद हो और उसी जगह इत्तेफाकिया गैर इत्तेफाकिया तौर पर हया आ जाए तो वो बर वक्त इतला पा ले। इस वक्त इसका ट्रेसर बता रहा था कि वो उसके करीब ही है और जिस सड़क पे वो है वो जहांगीर को ही आती है। दूसरे ही दिन इसके करीब दूसरे ही दिन के घर आ रही थी। वेरी स्ट्रेंज। इसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, मगर अपने घर सफेद फूल जरूर मंगवा लिए। वो इसे जरा सताना चाहता था। जिस लड़की के लिए वो इतना सा ख्वार होता है, इसे थोड़ा सा ख्वार करने में क्या अर्ज था। चलो देखते हैं कि वो कैसा रद्द अमल देती है। घंटी हुई तो इसने खुद जाकर दरवाजा खोला। पहली दफा वो इससे बतौर जहां सिकंदर के मिल रहा था। वो आज भी इसे अलग में पूछती इस रात की तरह जब वो इनके घर गया था। जरा नर्वस उंगलियां चटकाती हुई इसके तो करो। सारा वक्त दरवाजे की सिमती रहा, जैसे वो भाग जाना चाहती हो यहाँ से, जैसे वो अपनी मर्जी के बगैर अचानक आई हो। वो इससे इसी खुश तरीके से मिला जैसे वो अपने मामू की बेटी से मिल सकता था, जैसे उसे मिलना चाहिए था। मगर फिर भी उसे उम्मीद थी कि इसके कौन हया सलमान कहने के जवाब में वो शायद कह दे कि तुम्हारी बीवी और कौन। मगर वो बहुत नर्वस और उलझी उलझी लग रही थी। वो जान से इतनी मुख्तलिफ थी कि वो फिर से बददिल होने लगा। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मम्मी इससे मिलकर बहुत खुश हुई, होना भी चाहिए था। मगर सारा माहौल तब बदला जब इससे अपने बाप और ताया वाली तंजिया टूर में उनको एहसास दिलाने लगी कि वो रिश्तेदारों के साथ बनाकर नहीं रखते। वो वजारा काम करते हुए सब सुन रहा था। गुस्सा और अफसोस भी हुआ। अगर मम्मी सामने ना होती तो फिर से बताता कि किसने किस तरह रिश्ता तोड़ा था। फिर इस लड़की ने अब्बा की आर्मी से ताल्लुक पूछा, या तो वो नहीं जानती थी या फिर तंज करने का कोई और बहाना इसके अंदर मजीद तलखी भर दी गई। वो शायद वाकई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पहले इसका इरादा महज फूल भेजने का था, मगर इस सारी गुफ्तगू के बाद जब वो फूल लेने गया तो दाखिली दरवाजे के अंदर की तरफ रखे स्टैंड से कवर कलम कागज टायर मोटे गत्ते के ग्रोसरी लिखने के पैड पर वैलेंटाइन का पैगाम लिख कर अंदर डाल दिया। ये इसका तरीका था बदला लेने का। और वो भी जैसे वहां से भागना चाहती थी, एक मिनट नहीं रुकी, खाना भी अधूरा छोड़ दिया और चली गई। अपने कमरे की खिड़की से वो इस वक्त तक जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो सड़क के ऊपर दौड़ना चली गई थी। बाद में मम्मी बहुत खफा हुई। वो अपने बेटे और उसके अंदाज को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, मगर वो इनकी सरजनिश सारी गलती को सुनी अनसुनी कर गया। उसे लगा उसे सलमान मामू की बेटी के साथ यही करना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में से पता नहीं क्यों अफसोस होने लगा। इसमें इजाफा तब हुआ जब मम्मी ने फातिमा मामी से फोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि हया को उसके दोस्त अचानक ही वहां ले गई थी। इस वक्त जल्दी में थी, बाद में तसल्ली से फतेह किसी दिन आएगी, ताइफ वगैरह, इसलिए नहीं ला सकी। सो मखरूर लड़की अपनी मर्जी से वाकई नहीं आई थी। खैर अब क्या हो सकता था। वो आजकल इस्तकलाल स्ट्रीट में ही होता था। ये गली माफिया राज के लिए खासी मशहूर थी। छोटे छोटे भिखारी बच्चे भीख मांगने के बहाने सयाहों के करीब आते और पर्स झपट कर भाग जाते। इन बच्चों से लेकर ड्रग्स बेचने वाला तक सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा थे। बर्गर किंग तैयब हबीब का था, मगर इसका इंतजाम भी जहां नहीं संभालता था। जब इसे डिटेक्टिवेट गैर फौल बनाना होना पड़ता तो वो यहीं आकर छुप जाता। किचन में खड़े होकर आराम से होली में सारा दिन चंद वर्कर्स के साथ काम करते हुए ये अंदेशा कभी ना होता कि कोई अदला कार बंदा इसे वहां आकर पहचान लेगा। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि इंसान इसमें गुम हो जाए। श्वेताज के पत्तों के सारे घर बहुत अच्छे चल रहे थे और इसका इरादा इस दफा हया के अपने घर आने पे इससे मिलने का था, ताकि वो जरा तमीज से बात करके अपने पिछले रवैये की माजरत कर ले। मगर इससे पहले पाकिस्तान से कॉल आ गई। पाकिस्तान की कॉल का तो हुक्म का दर्जा रखती थी, ऐसा हुक्म जिसपे आके बंद करके अमल करना होता, चाहे आप मर भी रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर होता है। अब इसे कहा गया था कि इसे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आना था, वीकेंड तक वो वापस आ जाएगा। कोई अहम ब्रीफिंग थी, अब जिस तरह भी आए फौरन आए। इसी से पहले इसने अपना ट्रेजर चेक किया तो हया तकसीम के करीब थी। गोसल बस इसी तकसीम में गुजारती थी। वो गोसल का सारा शेड्यूल नेट से देखकर हिफ्स कर चुका था, यानी अभी वो तकसीम पे उतरेगी। अगर वो कहीं
इससे मिलने और वीकेंड पे कराने का कह दे तो इसकी मौजूदगी में आएगी। अगर गैर मौजूदगी में आती तो अब्बा का कुछ भरोसा न था। वो जानते थे कि वो पाकिस्तान जाता है और वो दलाल भी जाता, तो भी इनकी जबान पे इसके लिए महज गालियां उड़ाते ही होती कि वो पाकिस्तान क्यों जाता है। वो नहीं चाहता था कहे कि हया ऐसी कोई बात सुने, इसलिए इस बरसती बारिश में वो इसके लिए ताक से आया था। चूंकि इससे मिलकर वो फेरी लेकर अदलार चला जाएगा, तभी इसने अपना ब्रीफ केस भी साथ रख लिया था। इस वक्त वो मुकम्मल एग्जेक्टिव लग रहा था। वो अभी वो हया को अपना यही कवर बताना चाह रहा था कि वो बेकदा के होटल में काम करता है। बर्गर किंग वाली बात इसे नहीं बताएगा, इसने तय कर रखा था। और जब मेट्रो की सीढ़ियों पे थी तो जहान ने इसे दूर से लड़खड़ाते हुए देखा। तब इसने इसकी एक तस्वीर खींची थी। कभी बाद में वो इसे ये तस्वीर दिखाएगा कि हाँ, इस वक्त भी इसके साथ था। वो जब इसने जूती टूटी थी, वो इसे पसंद करे या ना करे, वो इसके साथ था। अंदर ट्रेन में वो इत्तेफाकिया तौर पर इससे मिला और पहली बात इसने हया को वीकेंड पे घर आने को कहा। और इसके इसी रवैये पे हैरान थी। वो खुद भी हैरान था। अलबत्ता इस सारे में एक चीज उसे मुसलसल डिस्टर्ब करी थी कि मेट्रो में कुछ लोग मुड़ मुड़ कर इसकी बीवी को देख रहे थे। बात सुर्ख कोट की नहीं थी, बल्कि बात गहरी लिपस्टिक की थी। मगर शायद वो नहीं जानती थी कि अकेली लड़की यहाँ पर सुर्ख कोट और गहरा मेकअप करके बराबर किस तरह का कर सकती थी। किसके इस्तांबुल में, और सुर्ख हील भी तो थी। वो टूटे हुए जूतों के साथ बैठी रहे और ऐसे ही चलकर मार्केट तक जाए तो फिर लानत है जहान सिकंदर पे। सारी बात एक तरफ, वो नंगे पांव पूरे इस्तांबुल में पैदल चल सकता था, मगर आया नहीं। इसने फौरन से अपने जूते उतार दिए। वो पहले से ज्यादा हैरान थी, अब की बार वो हैरान नहीं था। ऐसा है तो ऐसा ही सही। रेस्टोरेंट में इसने यूं ही मजाकन इसको कोट का हवाला दिया ताकि वो वापस जाकर किसी से इस बात का मतलब पूछे और आइंदा इस तरह का पहनकर बाहर ना निकले। मगर सारी गड़बड़ तब हुई जब कॉफी का कप लबों तक लेकर जाते इसने हया को अब्दुल पाशा के बारे में इस्तफसार करते सुना। कॉफी के बाद ने लम्हे भर को उसके चेहरे को ढांप लिया था। वो एक सेकंड में ही संभल गया, मगर वो सेकंड बहुत भारी था और इस वक्त वो इसका चेहरा देख लेती तो एक पल न लगता उसे जानने में कि इसके सामने बैठा गधा ही अब्दुल रहमान था। गधा ही तो था कि वो जान ही ना पाया कि इसकी बीवी इसके कवर से वाकिफ है। वो मगर कैसे जानती थी? इसने बिलखुसूस इससे ही अब्दुल रहमान पाशा का क्यों पूछा? वो अंदर तक गड़बड़ा गया और बात को इधर उधर घुमाते हुए शायद लम्हे भर को जहनी तौर पर इतना उलझ गया था कि बिल की फाइल में अपना क्रेडिट कार्ड रखते हुए ख्याल न कर सका इस पे अब्दुल रहमान पाशा लिखा। यह ख्याल इसे तब आया जब इसने हया को गुस्से से अपने मुल्क की हिमायत करते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। अल्लाह अल्लाह, आज का दिन ही खराब था। उसी वक्त करीब से दो वेटर्स एक साथ गुजर थे। मेजो के मेज पर जमीन तक गिरते गए। ऐसे में जब इसने अपने ब्रीफ केस के साथ रखी छतरी को रास्ते पे जरा सा सरकाया तो इसकी हरकत ना हया ने देखी, ना ही सिजलर प्लेटर उठाया वेटर ने और अंदर जन सब कुछ उलट गया। इस सारे मैच में हया को बिल वाली बात भूल चुकी थी। इसने बहुत आराम से क्रेडिट कार्ड निकालकर करेंसी नोट रख दिए। हाँ, मगर हाथ हया का हाथ जला था और पता नहीं क्यों तकलीफ उसे हुई थी, लेकिन वो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता था। और पता नहीं वो इसके बारे में कितना जानती थी। कहीं वो इसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही थी? इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन था। यही जानने के लिए इसने वापसी पे हया से कहा कि वो कीचड़ ठीक से घुटने पर लगाए, क्योंकि इसकी कवर स्टोरी में झूल है। इसने कवर स्टोरी के अल्फाज कहते हुए बगौर हया का चेहरा देखा था, क्योंकि कवर स्टोरीज जासूसी बनाया करते हैं और अगर वो जानती थी तो इस बात पर जरूर चौंकती, मगर वो नहीं चौंकी। इसी तरह इत्मीनान हुआ। वो इतना मशहूर नहीं था कि बाहर से आने वाला कोई सयाह पहले ही रोज उसे जान ले, मगर शायद इसने किसी ऐसे शख्स से अब्दुल रहमान पाशा का जिक्र सुना हो जो इसको जाती तौर पर जानता हो। बहरहाल पहले इसने सोचा था कि वो इसे कहेगा कि वो अदलार में काम करते, मगर अब ये खतरे वाली बात थी तो इसने दूसरा कवर ढूंढा। वो बेचारा तो इस्तकलाल स्ट्रीट का एक मामूली सा रेस्टोरेंट ओनर था। हया ने यकीन कर लिया। पाकिस्तान जाने से कबल वो मम्मी से कहकर गया था कि अगर वो इसकी गैर मौजूदगी में आ जाती है तो वो इसे अब्बा से मिलने से रोक दें। वो बहुत ताकीद करके गया था। फिर पाकिस्तान जाकर वो जरा मसरूफ हो गया और ये मुमकिन नहीं था कि वो इरम के पास जा सके, मगर वो डॉली को इरम के पास भेजना चाहता था, इसलिए इसने एक प्रोफेशनल को इस काम के लिए भेजा था। इसे मालूम था इरम जरूर फोन करके हया को बताएगी। वो सिर्फ चाहता था कि हया इसे ना भूले। कहीं दूर अंदर इसको इनसिक्योरिटी थी कि वो इसे भूल जाएगी। इस ख्याल के बाद दिल जैसे खाली हो जाता था। वीकेंड पे वो वापस आ गया। एयरपोर्ट के रास्ते में था पुराने शहर में जब हया का इसको फोन आया। वो इनके घर आ रही थी। वो पता नहीं क्यों जरा मसरूर हुआ। उसे अच्छा लग रहा था कि वो इनके
घर आ रही थी, लेकिन जब तक वो पहुंचा वहां एक नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो चुका था। कितनी दफा वो कहकर गया था कि अब्बा को इससे मिलने मत दे, मगर मम्मी भी तो इस बात पे ध्यान नहीं देती थी। इसका गुस्सा और अफसोस हुआ था, पता नहीं अब्बा ने क्या किया, क्या क्या कहा होगा। वो अक्सर पाकिस्तान का जिक्र करती जिसको उन्होंने मारा था। मम्मी इनकी इन बातों पे पागलपन पे महमूल करती है, अलबत्ता वो इनका पस मंजर जानता था, इसलिए इसको तकलीफ होती है। अलबत्ता कोई दूसरा इनके हाथों से खटक भी सकता था। हया शायद अब्बा के बारे में नहीं जानती थी। हाँ, मामू ने इस बात को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी, सो इसने घर की बैलून सीढ़ी पे बैठे हया को अब्बा के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और ये भी कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। बात ठीक भी थी, वो मम्मी और अब्बा इकट्ठे पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते थे, मगर वो जानता था वो इसके अल्फाज की पहलियां नहीं पकड़ सकती थी। मगर इस वाक़े ने इसका सारा मूड बर्बाद करके रख दिया। फिर भी वो जाते हुए हया से कह गया था कि वो खाना जरूर खाकर जाए। पिछली बार वो नहीं खाकर गई थी। वो इसका मदावा करना चाहता था। हया को वहीं छोड़कर वो दलार चला आया। होटल जाने के बजाय वो सीधा अपने कमरे में आया ताकि जरा हुलिया ठीक करके बाहर निकले। तभी आयशा ने दरवाजा खटखटाया। वो इससे कुछ बात करना चाहती। जब वो बोलना शुरू हुई तो इसकी खुशगुमानी कि इसने आयशा को अपने काम में मसरूफ कर दिया हवा में उड़ गई। ये लड़की वाकई इसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती थी। क्या पाशा बे तुम्हारा कोई राब्ता हुआ? मैंने तो पिछले बरस से उन्हें नहीं देखा। इसने शायद उसका कर लापरवाही से कहा। वो चंद लम्हे तक बीचों से देखती रही, फिर एकदम से जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। इसे आयशा से उम्मीद कभी नहीं थी। लम्हे भर को वो खुद भी सन्नाटे में रह गया। 115 कुबरा, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठी हो। तुमने खुद उसको निकाला है। मुझे कुबरा खानम के बेटे ने बताया है कि कुछ दिन पहले वो तुम्हारे ऑफिस में आया था और तुम दोनों झगड़ रहे थे। तुम जानते हो इसकी वजह से आने कितनी तकलीफ में, और तुम फिर भी उनको दुख दे रहे हो। उनको बता क्यों नहीं दे कि पाशा बे जिंदा है, वो ठीक है? तुम सच क्यों नहीं बोलते? वो भीगी आंखों से कहती, अपना सुर्ख पड़ता हाथ दूसरे हाथ से दबा भी रही थी। इसका अपना हाथ भी बहुत दुख गया था और वो जैसे सब करके जरा खौफजदा भी हो गई थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा। तुम हमारी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चले जाते? और तुम किसी दिन सारा माल समेट कर दूर चले भी जाओगे, मैं जानती हूँ। फिर क्या होगा? आने तो कितना हटोगी मेरी बहन? इसकी आवाज में दुख की जगह गुस्से ने ले ली। मेरी बहन से बेतकल्लुफ मत हुआ करो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से हटो। सुना तुमने? वो सुर्खात की अंगुष्ठे शहादत उठाकर तंबी करते हुए बोली थी। जहान ने इसी के अंदाज में हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ इस कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मजीद कोई अल्फाज कहे बिना गीला चेहरे के साथ भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद जान ने हाथ से अपना रुखसार छुआ। क्या ये सिला होता है कुर्बानियों का? सारी जिंदगी गलत करते हो, बदले में क्या मिले? गालियां, थप्पड़, लानत, मलामत। मगर नहीं, इंसान तो कभी किसी चीज का सिला नहीं दिया करते। फिर इनके रवैये का अफसोस क्या करना। रात के खाने के बाद वो बहुत सोचकर आयशा के पास पिछले बागीचे में आया। वो अपनी वर्क टेबल पे काम कर रही थी। उसे बस नजर उठाकर देखा और खामोशी से काम करने लगी। वो इसे मजीद जोड़ बोड़ कर नहीं आराम कर सकता था, सो इसने सच की जरा सी मिलावट करके इसे बताया कि वो दरअसल तुर्क इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। इसकी और पाशा बे की यही रीत थी, इसलिए वो साथ काम करते हैं। मगर पाशा बे गिरफ्तार हो गया था और अगर आने को ही बताया जाता तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती। हाँ, वो पाशा बे से इस दिन झगड़ा जरूर था, मगर सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि तैयब हबीब पाशा आने से आकर मिल ले। मगर पाशा अपनी मजबूरियों का रोना रोए जाता था, जिनकी वजह से वो आने से नहीं मिल सकता। कौन सी मजबूरियां? अगर वो जेल से रिहा हो गया तो यहाँ क्यों नहीं आता? वो मुतज़्ज़ब सी पूछे। देखो, वो रिहा नहीं हुआ, वो मफरूर है। अब वो अंडरग्राउंड है, इस तरह आजादी से नहीं घूम फिर सकता, मगर बहुत जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन ये जेल वाली बात वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। इसके संजीदगी से कहने पे आयशा ने वादा कर लिया और माजरत भी कर ली, मगर इसने आयशा की माजरत कबूल नहीं की। आखिर इसने बहुत सख्ती से कहा, मुझे तुम्हारे रवैये से बहुत दुख पहुंचा है। मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे खानदान का सारा पैसा तुम्हें लौटा कर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम या तुम्हारी बहन से बेतकल्लुफ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी इस बदतमीजी को भुलाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। सॉरी। इसने नदामत से सर झुका दिया। वो बिना कुछ कहे उठाया। एक दफा फिर वो आयशा को मसरूफ करने में कामयाब हो गया। तब कितने ही दिन वो इस नदामत से बाहर नहीं निकल पाएगी। गुड, वेरी गुड। वैलेंटाइन की रात इसने हाशिम के जरिए हया के कमरे के बाहर फूल रखवाए थे। अलबत्ता आज इसने कागज पे अपने पैगाम के साथ नीचे लाइम इंक से ARP लिख दिया था। साथ में इसने कागज को जरा लाइम की खुशबू का स्प्रे करके बंद किया था ताकि खोलने पे वो गीला ही महसूस हो और वो इसे आज जरूर दिखाए। पता नहीं वो ARP से क्या अखज़ करती है। इसने ARP के नाम की तख्ती अतलार में अपने ऑफिस के बाहर भी लटका रखी थी। लोग इसको अब्दुल-रहमान पाशा का मुखफ़्फ़फ़ी अखज़ करते थे, जबकि वो इससे अपने कोड नेम
एजेंट रोज बैटल मुराद लिया करता था। शायद इसलिए अब्दुल पाशा की हैसियत से काम करते हुए कभी ना भूल सके कि इसकी असलियत क्या है। मगर एक बात इसे तंग करी थी, हया को किसने बताया कि अब्दुल पाशा कौन है। वो अखबार में मशहूर था, मगर इस्तांबुल तो एक पूरी दुनिया थी। वहां इसको कम ही लोग जानते थे। यकीनन किसी ऐसे शख्स से मिली होगी जिसका अब्दुल रहमान पाशा से माजी में कोई रास्ता रह चुका होगा। जो भी था, दुनिया वाकई गोल थी। मगर वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो क्या जानती थी कि अब्दुल रहमान पाशा जहां नहीं है। तो एक दिन इसे जरूर बता देगा, मगर उस दिन के आने तक उसे उस चीज को राज रखना होगा जब तक वो ये जानना ले कि वो दोनों जिंदगी के सफर में एक साथ चल सकते हैं या नहीं। हाँ, तब वो एक अच्छे एजेंट की तरह अपने अदलार वाले कवर को इस्तकलाल स्ट्रीट वाले कवर से अलग रखेगा। बाहर से इसने बेतकल्लुफ होना वाकई छोड़ दिया था। आयशा से वो खुद भी मुखातिब नहीं होता था। आजकल वैसे भी अदलार में हालात इतने अच्छे नहीं जाते कि वो ज्यादा वक्त से गुजारता। से मालूम था तैयब पाशा फिर किसी दिन झगड़ा करने पहुंच जाएगा। लालची इंसान सब्र नहीं कर पा रहा था, और फिर एक दिन तो वो खुद तो नहीं आया बल्कि अपनी एक साथी औरत को बरकर किंग से बात करने भेज दिया। पाशा बेफौरी तौर पे किसी दूसरे मुल्क सेटल होना चाहता, मगर इसे इसकी फैमिली समेत यहाँ से भेजना जान के लिए मसाइल पैदा कर सकता था। वो काफी देर इसी साथी खातून से बहस करता रहा कि वो इंतजार एतबार करना सीख जाए, मगर गुफ्तगू तल्ख से तल्ख होती जा रही थी। साथ ही बार बार इसका मोबाइल अलर्ट दे रहा था। आखिर इसने गुफ्तगू दरमियान में रोककर मोबाइल देखा। इसका ट्रेसर अलर्ट इसकी बीवी करीब आ रही थी। तकलर स्ट्रीट के दहाने पर अल्लाह अल्लाह, ये स्त्री औरतों को लड़ने के लिए आज का दिन ही मिला था। वो जी भर के बेजार हुआ। यही डर था उसे अपनी जाती और कारोबारी जिंदगी को अलग अलग रखने की कोशिश में कुछ गलत ना हो जाए। कारोबारी लोग इसकी जाती जिंदगी से वाबस्ता है। किसी लड़की को देखें दूसरे मायनों में इसकी कोई कमजोरी पकड़ने की कोशिश करें, ये वो आखिरी चीज थी जो वो चाहता था। जब ही फौरन पाशा की साथी लड़की से खुली फिजा में बात करने के लिए बाहर निकला, मगर फिर भी इसका सामना हया से हो गया, क्योंकि वो सामने से आ रही थी। वो अकेली थी। वो इसको देखकर इसके चेहरे पे चमक सी आ गई। वो जैसे इसको अपने सामने पाकर बहुत खुश हुई थी। वो यकीनन इससे मिलने आई थी, मगर वो नहीं चाहता था कि नबाहत इसके बारे में कुछ जाने, इसलिए इसे सख्ती से बात करके हया को खुद से दूर करना पड़ा। मजीद मसाइल फैलने का वो मुतहम्मिल नहीं था, मगर इसका अपना दिल दुख गया था। वापस मुड़ने से पहले इसने आखिरी पल में हया की आंखों में आंसू देखे थे। वो बुरी तरह हट हुई थी, और ये बात अब जहान को हट कर रही थी। कुछ दिन इसे सफर किया, फिर सोचा जाकर इससे मदद कर ले। पता नहीं क्यों, मगर वो इस लड़की को दुख नहीं देना चाहता था। भले इन दोनों का रिश्ता कायम हो या ना हो, वो इसके ड्रोम का नंबर वगैरह सब जानता था, मगर फिर भी इसने मम्मी से पाकिस्तान फोन करवा के फातिमा मम्मी से ड्रोम ब्लॉक और कमरे का नंबर मालूम करवाया, ताकि वो बाद में वजाहत कर सके कि इसे ड्रोम नंबर कैसे पता चला। जवाब मिला तो एक जब वो सबानची चलाया। हया के ड्रोम ब्लॉक के बैरून चढ़ते हुए इसने एक लड़की को किताब में फोन कान से लगाया। जीने उतरते देखा, स्कार्फ में लिपटा, दूधिया चेहरा और सुरमई आंखें। वो बाजारी तेजी से ऊपर चढ़ता गया, मगर इसकी बहुत अच्छी याददाश्त उसे बता रही थी इस लड़की को इसने पहले भी कहीं देखा, मगर कहाँ, कब और कैसे। वो यही सोचता हुआ ऊपर आया, और इन सोचों में गुलता इसने अपने असली बिना चाह पैदा किए अंदाज में चलते हुए कॉमन रूम का दरवाजा जोर से धकेला, और फिर जो हुआ वो बहुत बुरा था। हया हाथ में जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे पकड़े दरवाजा बंद करी थी। इसी गैर मुतवक्का सी टक्कर लगी और ट्रे जमीन बोस हो गई। वो सख्त मुतासिर फशश्ता रह गया। बहुत मेहनत से बनाई गई चीज को सिर्फ एक लम्हे भर की गफलत ने तबाह कर दिया था। वो एक्सक्यूज करना चाह रहा था, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मगर इसकी बीवी की एकदम से रिया करने वाली आदत, पहले सितारिश फिर हाथ की उंगली और अब जिंजर ब्रेड का टुकड़ा उठाकर इसने जहान के मुंह पर दे मारा, मगर इस तकलीफ इस अल्फाज ने पहुंचाई वो इसकी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि वो इसके लिए दोबारा जात के सिवा कुछ नहीं रहा था। वो वाकई चाहती थी कि वो इसकी जिंदगी से निकल जाए। वो झील तक इसके पीछे किया, फिर उसे बताने की कोशिश की कि अपनी तेज जिंदगी में बहुत तेज चलते वो इसका बहुत सा नुकसान कर बैठा है, मगर वो इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इसके जाने के बाद वो बहुत देर तक झील के किनारे बैठा रहा। आज वो बहुत गुस्से में थी, और ये गुस्सा सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस के टूटने का नहीं था, क्या इन दोनों के दरमियान कुछ बाकी था। इसने कहा, इसकी जिंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। क्या वो इस सफेद फूलों के भेजने वाले से भी परेशान थी? क्या वो इसे खवा अजियत दे रहा था? कैसे वो कुछ ऐसा करे कि है कि मसाइल हल कर ले, या कम से कम वो इस पे इतना भरोसा तो करे कि अपने मसाइल शेयर करे। हाँ, एक काम हो सकता अगर अपनी मौजूदगी में अब्दुल रहमान पाशा की तरफ से उसे कॉल करे, तो शायद वो उसको बता दे कि ये आदमी से सता रहा है, तब वो इसको इकट्ठे बैठकर हल कर ले, मगर वो इस पे एतबार करे तो ना।
इसने रिकॉर्ड कॉल का टाइम सेट किया, फिर हया के रूम तक आया, इसे कॉल किया, उस पर तवक्का इसने कॉल उठा ली, लेकिन जैसे ही हया को पता चला कोई इस कमरे के बाहर है, एकदम भागती हुई बाहर आई। वो हवास पाख्ता भी हुई और शर्मिंदा भी, जैसे वो सब कुछ करने के बाद उसे पछतावा था, मगर ये बात कह नहीं पा रही थी। जहां ने सोचा चाय के साथ डिस्कस कर लेते हैं, सो वो दोनों किचन में आए। अगर जैसे बाहरी गोलियों काम करते हुए देख लेती तो अशका कर गिर पड़ती, मगर यहाँ तो वो बर्गर किंग का हेड शेफ था और इस काम में से ज्यादा आरामदेह एहसास होता था, शायद इसलिए कि उसकी फितरत से ज्यादा करीब था। वो दोनों किचन में थे जब इसकी टाइम कॉल बज उठी। इसने सोचा था कि 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग के बाद इसे फोन हया के हाथ से ले लेना है, इसीलिए कॉल 10 सेकंड की रिकॉर्ड करवाई थी। फिर इसने ऐसे ही किया, मगर इसके बावजूद हया ने इसे कुछ नहीं बताया। वो या तो इस पे भरोसा नहीं करती थी या फिर अपने मसाइल खुद हल करना चाहती थी। अब वो पिछली बातें भुलाना चाहता था कि हया इस पे भरोसा करने लगे, इसके साथ कुछ तो शेयर करे, तो इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। हर्जी क्या था आखिर, वैसे भी इस दिन के रवैये की माजरत अभी कर्ज थी, इसलिए इसने हफ्ते की रात का डिनर प्लान किया। वो देखना चाहता था कि वो इस पे कितना एतबार करती है। वो इसको फूल भेजेगा, वो फूल लेकर जहान के सामने क्या रद्द अमल देगी। अगर वो इसे सच सच बता देती तो वो इसको सच बता देगा। हाँ, वो इसे उसी वक्त सब कुछ सच बता देगा। एक एक बार नक्शे मुस्कार के गिर्द किसी तारीख गोशे में बैठकर वो अपनी जिंदगी के सब पहलुओं पे इसके सामने रोशनी डाल देगा। हाँ ठीक है, वो ऐसा कर देगा, इससे ज्यादा इसे ड्रामे को नहीं चलाना था उसे। और आज तो सुबह वो इतनी परेशान होगी कि लाजमी इस एआरपी के साथ दबाव करने का सही करेगी, क्योंकि वो पहले गाड़ी भी तो बेचेगा ताकि वो मजीद परेशान हो जाए। बस यही चाहता था वो। इसका इरादा डिनर पे वो सारा मैस क्रिएट करने का हर किस नहीं था, मगर जिस चीज ने इससे गुस्सा चढ़ाई हुई थी ये थी कि वो अब्दुल रहमान की भेजी हुई गाड़ी में बैठ गई। वो इतने आराम से यूं किसी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी बेचते हुए हाशिम को ताकीद की थी कि अब्दुल रहमान का नाम सिर्फ इसके पूछने पे लेगा, वरना वो जहान सिकंदर तकसीम कहेगा और कोई भी अक्लमंद लड़की इस तरह कंफर्म के बगैर नहीं बैठेगी किसी ड्राइवर के साथ। मगर जब वो इस गाड़ी में आई तो उसे बेख्तियार धक्का सा लगा कि वो वाकई हर किसी की गाड़ी में बैठने वाली लड़की थी। बेख्तियार इसे वो रात याद आई जब इसने हया को इस लड़की की गाड़ी में बैठते देखा था। जो नाम गुशा फिर से इसके दिल में बनने लगा था, वो पल में दब गया। गो के वो कह रही थी कि वो इसे जहान की गाड़ी ही समझी थी, मगर इतनी भी क्या लापरवाही कि आप यूं ही ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। उसे सख्त गुस्सा चढ़ा था, मगर फिर वही हया की आदत। वो गुस्से में हाथ मारकर गुलदान तोड़कर चली गई। उसे जरा सा अफसोस हुआ, लेकिन ये कोई छोटी गलती तो न थी। अगर इसकी जगह वो गाड़ी किसी और ने भेजी होती तो। इसने गुलदान के पास अदा किया और तब देखा कि वो अपना मोबाइल भी इधर ही भूल गई थी। इसने मोबाइल उठाया और बर्गर किंग आ गया। ये हया का तुर्क सिम वाला मोबाइल था, जिसको वो मोहन अपने साथ रखती थी। वो कल अदलाट जाएगा तो वहां रखे सर्विलेंस आलात में से एक अच्छा सा ट्रेसर इसमें लगा देगा। यही सोचकर वो इसके मोबाइल लिए बेयुकत आ गया। होटल में कुछ मसले बढ़ गए थे, इस तरह का मौका 6-7 माह कबल आया था और ऐसे वक्त में पीछे से आपका बॉस आपको डीएक्टिवेट हो जाने की हिदायत कर रहा था। इसे भी अब यही हिदायत मिल गई थी, यानी अब वो कुछ दिन के लिए मुंदर से गायब हो जाए। यो ऑफिशियली कुछ हफ्तों के लिए इंडिया जाने का कहकर अदलार से पैकअप करने लगा। दर हकीकत जाना इसने बस इस्तकलाल स्ट्रीट तक था, मगर आने को बस यही बताता कि वो इंडिया जा रहा है, शायद इस दफा वापस ना आ सके। वो हर दफा जाने से पहले यही कहा करता था। वो नहीं चाहता था कि अगर इसे कुछ हो जाए या वापसी का हुक्म ना मिले तो कोई एक आस की राह देखता रहे। और फिर दुनिया तो सब कुछ मुमकिन था ना। वो होटल ही में था जब उसे हया की दोस्त डीजे का फोन आया। वो दो लड़कियां बेवकूफ आना चाहती थी और उनको कंपनी चाहिए थी। वो चाहती थी कि जान इनके साथ अदलार तक आए। अब वो क्या करे, जहां से कंदर तो पिछले 3 बरस से अदलार नहीं गया था। वहां तो हमेशा अब्दुल रहमान पाशा जाता और रहता था, मगर हया नाराज थी, इसलिए इसने इस दिन का इंतखाब किया जिसकी सुबह से अदलार छोड़ना था। हया की नाराजगी भी दूर करनी थी, पता नहीं क्यों करनी थी, मगर करनी थी। दरमियान के 2 दिन अपने सारे काम पिकअप करते हुए भी अपने और हया के रिश्ते के बारे में सोचा था। ना महसूस तरीके से वो फिर इसी लड़की से हया पर आ गया था। तब कुछ सोचकर इसने हया को फोन किया। अब्दुल रहमान पाशा के नंबर से इससे मिलना चाहता है। ये बात सुनकर वो क्या कहेगी। अब बिलाखिर इस नाटक को खत्म होना चाहिए। मेजर अहमद को जब इसने इनकार किया था वो जहां जैसे बेमुरवत और अखड़ा आदमी को नहीं जानती थी, मगर अब वो जानती थी। क्या वो किसी अमीर आदमी की सारी जाहो हशमत देखकर भी से मामूली से रेस्टोरेंट ओनर की वजह से इनकार कर देगी? और हर दफा ये वजह जहान क्यों हो? वो लड़का जिससे वो गाड़ी में बैठी थी, इसका जिक्र क्यों नहीं करती? वो इंसानों से इतना बेतबार और मशकूक हो चुका था कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद इसका दिमाग या
ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की इस जैसे आदमी के साथ रिश्ता रखना चाहती होगी, मगर हया ने इस दफा भी रुखाई से फोन बंद कर दिया बात करके। चलो एक आखिरी कोशिश, और फिर अब्दुल रहमान इसका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। आने वाले इन लोगों में से थी आने जो इसकी मुट्ठी में थे। इसने आने की मदद चाहिए। इनको एक स्क्रिप्ट याद करवाया कि इस लड़की को आपने ये और ये कहना है, अगर वो वहां कहे तब ये कहना है, अगर ना कहे तो तब ये। आने को इसने बताया कि वो उस लड़की को पसंद करता है, मगर वो किसी और को पसंद करती है। आने मान गई। वैसे भी जो बातें उन्होंने उनसे कहनी थी इनमें कुछ भी झूठ नहीं था। अब्दुल रहमान ने वाकई से इस चैरिटी लंच वाले दिन देखा था। दहलीज के हवाई घर का पुराना खादिम था। खादिम यानी सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। वो बेचारा में जिसे इसने बेइज्जत किया था वो कर्नल गिलानी का बेटा था, और हया की वीडियो बनवाने के लिए इसने जहान की मदद की थी। बहरहाल बात ये थी कि वो इनकार करती है या सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसने सोचा कि व्यू कथा की गलियों में अपनी रफ्सी जीन्स, स्वेटर और बिखरे बालों वाले हुलिये में फिरते हुए से अपना कोई शनासा नहीं मिलेगा। आखिर व्यू कथा के 7,000 रिहायशी अपराध में से हर शख्स इसका जानने वाला तो नहीं, मगर वो गलत था। वो इन लड़कियों के साथ अल्लाह आ गया, और जब वो तीनों टहलते हुए वहीं बाजार पहुंचे तो सड़क के वस्त में मजमा सा लगा था भारी गुल का रेड कारपेट शो। उफ। हाँ, और डीजे भी इख्तियार इसकी तस्वीर बनाने लगी, और वो जरा सा रुख मोड़े नागवारी से सारा तमाशा देखने लगा। वो इस तरह खड़ा था कि बाहर की इसकी जाने पूछ थी। अब वो डीजे और हया को फौरन चलने का कहकर खुद को मशकूक नहीं कर सकता था। सो इसने इनको मसरूफ पाकर आयशा को मैसेज लिखा, तुम्हारी 7 दिन की तरबियत का ये शुरू है कि तुम्हारी बहन अदलार के सयाहों से तस्वीर बना रही है। उसे मालूम था कि आयशा सामने दुकान पे होगी जहां वो अपने पजल बॉक्स बेचा करती थी। पिछले 7 दिनों से वो जबरदस्ती बाहर को उस्मान शब्बीर के घर कुरान पढ़ाने ले जाती थी, और इस वक्त वो उन दुकान पर अपने बॉक्सेस देने आया करती थी। इत्तेफाक तो नहीं था, वो बस गलत जगह पर गलत वक्त आ गया था। वो कुछ दोस्तों के साथ हूँ मैं, मुझे पहचान नहीं। एक दूसरा पैगाम एहतियातन भेज कर इसने मोबाइल बंद कर दिया, मगर वो ना भी कहता तब भी आयशा ऐसी लड़की नहीं थी कि बड़े मजबे में इसे पुकार ले। इसकी पहली बात पे वो हर्ट हुई, तभी फौरन अपनी बहन को लेने पहुंची और उस वक्त की आंखों में आंसू थे। मजमा चटने लगा, और इससे पहले के बाहर गोली देखती वो दोनों लड़कियों को ले के पलट गया। बगी पर हवा के हमरा बेगदा की गलियों से गुजरते हुए आयशा मुसलसल उससे पैगाम भेज रही थी। आया ने कहा था तुमने सुबह की फ्लाइट से इंडिया जाना है, मगर तुम तो यही हो, क्या खैरियत? और क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र आने कर रही थी? वही आयशा की तफ्तीश करने की आदत उसको यकीनन ने बताया था कि वो किसी से मोहब्बत करने लगा है वगैरह वगैरह। वो हया के साथ बात करते हुए इसे जवाबन यही बता रहा था कि वो बाद में वजाहत कर देगा, और अभी वो नमाज पढ़ने इनकी मस्जिद ही आएगा, और अगर इसमें और दोनों बहनें मस्जिद में हो तो उसे मत पहचाने और वो बाहर को इस मामले से दूर रखें। हम मस्जिद में हैं मगर अंदर वाले कमरे में, तुम आ जाओ, हम तुम्हें वैसे भी नहीं पहचानते, तो अब क्या कहेंगे? आयशा का नाराज सा जवाब आया था। इसने मजीद से टेक्स्ट नहीं किया। छोड़ो, बोलने दो जो बोलती है, सोचने दो जो सोचती है। अपने सफेद महल के सामने से गुजरते हुए इसने बराबर सरसरी सा इशारा इन घरों की जानिब किया। हया इसकी बात को हल्का ले रही थी, मगर वो ठीक ही कह रहा था कि वो इन जैसा कोई घर अपनी तरह से नहीं बना सकता था। वो फिल्मों में होता है कि असाइनमेंट खत्म होने के बाद एजेंट को नोटिस से भरा ब्रीफ केस मिला करता है। असल में सिर्फ फीट पे तबकी मिलती थी और कुछ नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में इस प्राइस से ज्यादा अंडरपेड शायद ही कोई हो। मामूली तनख्वाह और आपके गिरफ्तार होने या मरने की सूरत में फैमिली को माली इमदाद, एक बहुत कलील माली इमदाद देने का वादा, बस ये मिला करता था। बाद में जब एजेंसी से तबादला होकर वापस फौज में चला जाएगा, और अगर इस मुस्तकिल सरदर्द ने कोई बड़ा मसला पैदा न किया तो तरक्की मिलने के बाद शायद वो गरीब आदमी ना रहे। लेकिन अभी वो गरीब आदमी ही था। मस्जिद से निकलते हुए हया ने पूछा कि इसने दुआ में क्या मांगा, तो इसने कहा इसने जिंदगी मांगी, और वो ठीक ही कह रहा था। जिंदगी वो हमेशा मांगा करता था, मगर अभी इसने यही मांगा था कि थोड़ी देर बाद इसकी बीवी एक अमीर आदमी का आलीशान महल देखने के बाद अपने गरीब शौहर को छोड़ने का ना सोचे। अपने को कोई ऐसा इम्तिहान लेता है, भला इसे खुद पे अफसोस हुआ, मगर यही तो वो देखना चाहता था कि इसके अपनों में से है नहीं या वो है। अलबत्ता वो इसकी जिंदगी वाली बात ना समझ सकी। वो इसकी पहलियों की जबान नहीं समझती थी। हाँ, इब्रानी जबान का लफ्ज हवा से निकला है, जो कि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का नाम था। हवा का मायना होता है जिंदगी, सो हया के मायने भी यही है। इसलिए अभी मैं हया का लफ्जी मायने तरोताजगी
वह शादा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें जिंदगी की अलामत होती हैं। इसी से लफ्ज हयात, जिंदगी, और अल्लाह ताला की सिफतुल हई, हमेशा जिंदा रहने वाला है, इसका इस्तिलाही मायने अमूमन शर्म और मोडेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन शर्म इंसान की अखलाकी जिंदगी और किरदार को तरोताजा और जिंदा रखती है। हया में इंसान के लिए जिंदगी होती है, मगर वो नहीं समझ सकी, वो इसकी जबान समझ ही नहीं सकती थी। चलो कभी ना कभी वो इसे अपनी जबान समझा देगा। इसने आदत के मुताबिक सब कुछ प्लान किया था। बंदरगाह पे जिस बच्चे को हया का पास छीनने आना था, वो उसकी हिदायत के मुताबिक बालों में लगाने वाली मोतियों की मालाएं लेकर ही आया था। जिस वाहिद चीज के लिए वो रुकेगी, वो इसके बालों की खूबसूरती में इजाफा करने वाली कोई चीज ही होनी चाहिए थी। और जितनी जल्दी रद्द अमल जाहिर करने वाली वो लड़की थी, वो जानता था कि वो अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड की जरूर भागेगी। हाँ, इसे अच्छी तरह पता था कि वो हया के इस गोल्डन पैच में इसके कौन कौन से कागजात हैं। हसरत तवक्का वो इस बच्चे के पीछे भाग खड़ी हुई, और कभी जो ये लड़की रद्द जाहिर करने से पहले 2 मिनट सोचे, मगर पता नहीं क्यों उसे उसकी यही बातें अच्छी लगने लगी थी। कम से कम वो बाहर से वैसी थी जो वो अंदर से थी। हाँ, वो इस पे यकीन करने लगा था। जब वो दोनों दोबारा थाने में मिले तो वो रो रही थी। पता नहीं वो किस बात पे रो रही थी। आने से अभी जहान की बात नहीं हुई थी। वो नहीं जानता था इसने आने को क्या कहा होगा, मगर इस रोज पहली दफा इसने पूरे इस्तेकाक से अपनी बीवी को झड़का था। उसे लगा था हया ने अपने गरीब शौहर को नहीं छोड़ा। इसका कार वाले लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको अब्दुल रहमान या इसकी चाहो अशरफ से कोई सरकार नहीं। वो वाकई जहान के साथ रहना चाहती थी। सो बस ये ड्रामा खत्म। रात आने से बात पे इसी शय की तस्दीक करने के बाद इसने हाशिम को कहा कि वो मजीद इस लड़की का पीछा नहीं करेगा। मामला खत्म हो चुका है। बहुत आजमा लिया उसने, इससे ज्यादा आजमाएगा तो इसका गुनहगार हो जाएगा।